ब्रजेश जी स्टार्ट करें। यस सर, यस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भारत के बजट जो उस पर जो चर्चा का द्वितीय दिवस। आज हमारा मुख्य है छत्तीसगढ़ बजट पर चर्चा। उसके पूर्व में आज के वक्तागणों के बारे में बता रहा हूँ। हमारे फर्स्ट वक्ता है डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी एमपीसीजी इकोनॉमिक एसोसिएशन सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट IYEA एंड ईसी मेंबर इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी के 40 से 50 के लगभग सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से अधिक में वो भाग ले चुके हैं और वो अधिकतर न्यूज चैनलों पर इकोनॉमिक की डिबेट में भाग ले रहे हैं बजट सेशनों पर। इसके पश्चात हमारे डॉक्टर कल्पना गुहा जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, होली क्रॉस वुमेन कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से हैं। इसके पश्चात है डॉक्टर आभा शुक्ला, जो आज की हमारे गेस्ट स्पीच ऑफ गेस्ट एंड स्पीकर हैं, HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स द इक्वाई यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रोफेसर रविंद्र मम्मे जी की नोट स्पीकर हैं, जनरल सेक्रेटरी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड HOD इकोनॉमिक्स, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर विनोद सेन गेस्ट स्पीकर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। ये सब हमारे आज के गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम के। इन सभी को का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का बजट है, छत्तीसगढ़ के बजट में मेन चीज रहा है संकल्प। संकल्प इनों का 2026-27 में इनके बजट का मेन चीज है संकल्प। संकल्प मतलब एस मतलब समावेशी विकास, ए है अधोसंरचना पे खर्च, ए निवेश के कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी फॉर परिनियम, इन सभी चीज पर ध्यान रख के पूरा बजट बनाया गया है। यहाँ ज्ञान की आधारशिला है, जो गति, जो बजट में गति के आधार पे दिया गया है, उस आधार पे यहाँ पे काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बजट में समावेशी विकास के ऊपर खर्च बहुत ज्यादा किया गया है, अधोसंरचना पे हमारा विकास हो रहा है, निवेश पर, कुशल मानव संसाधन को हम युवा, स्वास्थ्य, IT, उद्योग आदि पर कैसे लगाए जाएं, अंत्योदय में हम कमजोर वंचित वर्गों के ऊपर हमारा इस पे फोकस दिया गया है। इन्होंने कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर भी इसमें दिया गया। बजट में यहाँ पर जो पिछला जो यहाँ की छत्तीसगढ़ स्टेट की GSDP है 7,09,553 करोड़। टोटल रिसिप्ट है 1,72,000 और टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ का 1,72,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका 1,45,000 है, जो कि रेवेन्यू। कैपिटल बजट है, एक्सपेंडिचर है इनका जो कि 26,500। कैपेक्स बजट है 15.4। इस प्रकार से इनका फिजिकल डेफिसिट है 2.87, जो कि पिछले वर्ष था 2.91। पिछले वर्ष का इनका फिजिकल सरप्लस था 18,900, इस साल रहेगा -20,400। ये सब इनका है। ये फिजिकल डेफिसिट एक सोचने का विषय। हर सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट में फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। क्यों है? क्योंकि आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के कारण। लेकिन इन बजटों में इस बार ये ध्यान रखा गया है कि नई नई जो बड़ी योजनाओं को, चुनाव ना होने के कारण नई बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं लाई गई हैं। इनका क्या है, 2026-27 में स्टेट की 12.4 की वृद्धि दर अनुमानित की गई है GST पे। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय में भी जो पिछले वर्ष थी 24-25 में 1,62,800 थी, जो इस वर्ष 10% की ग्रोथ के साथ 1,79,244 अप्रोक्सीमेटली अनुमानित है। यहाँ का बजट आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो लास्ट ईयर 1,64,500 करोड़ था, जो
इस वर्ष 1,72,000 करोड़ है। यहाँ पे पूंजीगत बजट भी बढ़ रहा है जो पिछले, और उसके साथ साथ यहाँ वित्तीय घाटा भी बढ़ रहा है जो 2.87 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3% के मानक से नीचे है। ये सही है। यहाँ की फ्लैगशिप योजनाएं सरकार ने रखी है। कृषक उन्नति योजना, महातारी कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ रखे गए। महातारी बंधन योजना में 8,200 करोड़ रखे गए, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम में आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में 6,500 करोड़, ऊर्जा सब्सिडी में 5 HP तक के कृषकों को 5,500 करोड़ तक के एकल बत्ती कनेक्शन को फ्री है। सबको आवास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 4,000 करोड़ रखा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना में के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। नई योजना यहाँ जो इस बार चालू की गई है, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4,000 करोड़ का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री आदर्श समृद्ध शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ रुपए रखा गया, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव आने वाले हैं। मुख्यमंत्री दूध ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी जो नई योजना है, इसमें 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। इससे 2 लेन 4 लेन सड़कों का विकास किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, जो कि विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए 100 करोड़ का रखा गया। इसी के साथ कैशलेस मेडिकल के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए CGF योजना रखी गई है, जो नीट, जेई, क्लेट, यूपीएससी, CGPSC, SSC, इनके लिए क्या है, इनकी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए सरकार ने बजट रखा गया है। CG वायु एक नई योजना है, ये 30 करोड़ का रखा गया है इसमें, जिसमें अंबिकापुर जगदलपुर में हवाई सेवाओं का उन्नतीकरण। रानी दुर्गावती योजना रखी गई है नई, जो एक बालिका का जन्म के पश्चात 18 वर्ष की पूर्ण होने पर 1,50,000 रुपए बालिकाओं को मिलेंगे। इस योजना में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना भी किया गया, ताकि मेधावी और गरीब बच्चों भी बढ़ सके। लखपति दीदी की भ्रमण योजना भी रखी गई है, ताकि भ्रमण कर सकें। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का बजट रखा गया है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। अच्छी तरह से ये सब चीजें ध्यान में रखी गई। अब मैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विषय में आपने बहुत कुछ स्पष्ट कर ही दिया है, और हमारे कुछ वक्ता भी हैं छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ के विषय में हम सबको विषय रखेंगे। और निश्चित रूप से किसी भी देश की, प्रदेश की दिशा को तय करता है बजट। अगर बजट अच्छा है और रेवेन्यू अच्छी है तो एक्सपेंडिचर भी अच्छा होगा। तो जब भी हम बजट की बात करते हैं तो उससे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे आय के सोर्स ऑफ क्या है, रेवेन्यू सोर्स क्या है। और जिस तेजी से रेवेन्यू आएगा, अच्छा रेवेन्यू आएगा, सरकार उसके आधार पर उसको व्यय करती है। तो इसीलिए रेवेन्यू के आधार पर ही एक अच्छा बजट बनता है। और हम सब जानते हैं कि बजट 1 वर्ष के लिए होता है। सरकार की स्थिति उस बजट में उस व्यक्ति के समान होती है कि सबको खुश रखना है, जनता को भी खुश रखना है, उद्योगपतियों को भी खुश रखना है, कृषि को भी खुश रखना है, तो सर्विस सेक्टर को भी खुश रखना है। सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। तो जनता चाहती है कि उनको छूट मिले, टैक्स में छूट मिले और महंगाई कब हो। लेकिन जब महंगाई कम होती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान कृषि को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई कम होना और ज्यादा होना दोनों ही हानिकारक है। अगर महंगाई कम होती है, वस्तुओं के मूल्य कम होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो जब प्रोडक्शन, अगर उनको घाटा लगेगा उद्योगपतियों को कृषि क्षेत्र में, तो उसका वो प्रोडक्शन कम करेंगे, और जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो भी हानि है। और मूल्य बढ़ेगा तो आम जनता को दिक्कत तो होती है, लेकिन कृषि को, उद्योग को फायदा होता है, उनकी इनकम बढ़ती है। तो निश्चित रूप से जब बजट आता है, ये सभी पहलुओं को देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि केंद्र सरकार की सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा रहती है स्टेट के अपेक्षा, इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट
सरकार के अनुदान पे ही निर्भर होती हैं, क्योंकि कोई भी केंद्रीय योजना होती है तो 70-30 होती है, 75-25 होती है, 80-20 होती है। तो केंद्र सरकार उनको जितना अनुदान देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने सोर्सेस के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आप देखिए कि केंद्र के बजट के बाद स्टेट का बजट आता है और स्टेट उसके आधार पर काम करती है। निश्चित रूप से एक बड़ा विषय पूरे देश में चल रहा है, विकसित भारत 2047। 1947 को भारत आजाद हुआ और 2047 में भारत के 100 वर्ष हो जाएंगे। और जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उस समय विश्व की सबसे बड़ी आबादी युवा हो गया, भारत का बड़ा मार्केट है, भारत की जनसंख्या बढ़ी है, और जब जनसंख्या बढ़ी रहेगी तो उसको वस्तुओं की आवश्यकता भी रहेगी, उस वस्तुओं की पूर्ति भी करना पड़ेगा, और पूर्ति के लिए मार्केट की आवश्यकता होगी, लेकिन उस मार्केट में बेचने वाला और खरीदने वाला भारतीय हो, ये बड़ी अच्छी बात होगी। और ना तो ये हो कि एफडीआई के माध्यम से अन्य इंटरनेशनल उद्योग आए, कंपनियां आए और हमारे देश में काम करें और पैसा लेके जाए, ये भी ठीक नहीं होगा। तो जैसा मैंने बताया कि 2047 में बड़ी आबादी युवाओं की होगी, युवाओं का मतलब मेल और फीमेल दोनों। और जब बड़ी आबादी युवाओं की होगी तो युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए। निश्चित रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 2, 3 या 4% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं दे पाती है। और चूंकि 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग ने भी स्पष्ट बोला कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अपने खर्च को कम करना चाहिए, है ना, जिसको फिजूल खर्च भी उन्होंने कहा है। फिजूल खर्च अब तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, उनके लिए है, मतलब जो भी हम अगर फ्री बेनिफिट्स की योजना देते हैं तो फिजूल खर्च रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त आयोग मानता है, लेकिन सरकार की मजबूरी है क्योंकि उनको चुनाव और पब्लिक को खुश रखना, इसलिए उसको फ्री की योजना कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आप इस तरह के व्यय करते रहेंगे तो आर्थिक नुकसान होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को भी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए जब भी हम बजट की बात करते हैं तो हमको केंद्र सरकार की मजबूरी भी समझना चाहिए। अगर पूरी योजना वो फ्री के दे देंगी, अधिक योजनाओं में पैसा खर्च कर देंगी और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, रेवेन्यू नहीं रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं रहेगी ठीक, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे हम सब परिवार में हैं और परिवार में हम देखते हैं जो हमारे मुखिया होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उस सैलरी के आधार पर हमारा मासिक खर्च चलता है। कभी कभी परिवार में शादी भी आ जाता, मकान बनाना पड़ता तो हमको लोन लेना पड़ता है, लेकिन लोन भी एक समय के लिए लेना पड़ता है। अब पता चला कि नौकरी लगी और हमने मकान के लिए भी लोन ले लिया, गाड़ी भी लोन से ले ली, शादी बच्चों की लोन से करना है, बच्चों को विदेश भी भेजना है पढ़ने, वो भी लोन से, तो लोन हो जाएगा। तो जो व्यक्ति कमाता है उसकी सैलरी तो उसी में जाएगी और सैलरी का बहुत बड़ा भाग जिसको हम ब्याज भी कहते हैं बैंक का, वो बड़ा होता है। तो इससे उस घर की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं रहेगी। इसलिए जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर हमको परिवार चलाना चाहिए। आवश्यकता है, ठीक है, गाड़ी की आवश्यकता ली, लेकिन लोन चुकाना चाहिए, फिर दूसरा लोन लेना चाहिए, नहीं तो आपका जो सैलरी का मैक्सिमम पार्ट लोन और बैंक के ब्याज में चला जाता है। तो ठीक सरकार की भी यही स्थिति रहती है, सरकार को भी हमें समझना पड़ेगा, उनकी भी मजबूरी रहती है, उनको भी देश चलाना है। और निश्चित रूप से जैसा कि आप देखते हैं आज इंटरनेशनल दबाव भी भारत के ऊपर है। इंटरनेशनल दबाव का मतलब एक तरफ अमेरिका है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी अपनी आर्थिक नीति गलत कर रहा है। देखिए अमेरिका भी, जो उनका स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट, है ना, क्योंकि अमेरिका की स्थिति आज क्या हो गई कि अमेरिका के अंदर और उनके उद्योग कम हो गए हैं और उनके अमेरिका में भी अब चीन जैसी कंपनियां आकर, चीन जैसी कंपनियों ने अमेरिका के लोगों को नौकरी छीनी है, उनके उद्योग को खत्म करने का काम किया है। चीन की जो पॉलिसी है कि हम कम कीमत में अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, और उसके कारण अमेरिका और यूरोप के कई देश भी आज परेशान है। और उसी का आप उदाहरण देख सकते हैं कि भारत के अंदर उसने पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबको कर्ज दिया और कर्ज के बाद अपनी इकोनॉमी पॉलिसी पे थोपी और आज चीन का माल सबसे ज्यादा इन देशों में जा रहा है, भारत में भी है। लेकिन कुछ तादाद में अब भारत में एक नेशनलिज्म जागा है, तो हमने चीन के कुछ वस्तुओं को कम किया है।
लेकिन अगर पिछले 10 वर्षों में देखें, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण चीन और अन्य देशों की कंपनी ने भारत के उद्योगों को खत्म करने की कोशिश की है। आप देखिए, फटाखा बाजार में चाइना आ गया। होली भारत मनाता है, लेकिन होली में वस्तु जो खिलौने हैं या पिचकारी चाइना की आ गई, है ना। तो इस तरह आप देखिए, चाइना का बड़ा मार्केट भारत में आ गया है, क्योंकि चाइना अपने देश में महंगा बेचता है, लेकिन जब बाहर के देशों में वो प्रोडक्ट जाते हैं वो टैक्स फ्री कर देते हैं। ये पॉलिसीज होती है इकोनॉमिक्स की। तो इस तरह आज वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी समस्या चाइना हो गया है। हम देख रहे हैं यूरोप के देश, अमेरिका की क्या स्थिति है। तो आज पूरा विश्व कोई परिवार नहीं, आर्थिक दृष्टि से वो एक दूसरे को देखता है कि कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है, इस आधार पे चलता है। और ऐसे समय में भारत अगर खड़ा है तो उसका बहुत बड़ा कारण भारत का घरेलू मार्केट है। हमारी इकोनॉमी या हम यूरोप या अमेरिका पे निर्भर नहीं है। अमेरिका की स्थिति आज है कि वो विश्व के अन्य देशों पर निर्भर है ना। लेकिन भारत की स्थिति आज नहीं है। भारत के पास अपनी क्षमता बहुत है, लेकिन जिस तेजी से भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास होना चाहिए उस तेजी से नहीं हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारा बहुत अच्छा हुआ है, सड़क, बिजली, पानी आदि की समस्या दूर हुई है, लेकिन आज भी शिक्षा की समस्या है। तो इन सब चीजों के लिए समस्या ये होती है कि सरकार के पास पैसा कितना है। तो अभी मैं पहले छत्तीसगढ़ के 2-3 बिंदुओं पे बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। छत्तीसगढ़ में आप देखें जो बजट आया है, 5.34 लाख करोड़ का बजट आया है, और पिछले बार की अपेक्षा 7.7% ही उन्होंने वृद्धि की है। देखिए, कोई भी बजट जो होता है स्टेट का या सेंटर को, 10 से 15% तो उनको वृद्धि करनी ही पड़ती है, क्योंकि हर चीज के रेंट आप देखे ज्यादा हो जाते हैं, बिजली आप देखे ज्यादा, टीए आप देखे ज्यादा हो जाते हैं, ब्याज आप देखे ज्यादा हो जाते हैं। तो नॉर्मल 10% से 15% तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। और जब उन्होंने नहीं किया तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव, रिजर्व बैंक का दबाव, यस, स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा खर्च कर पाए। इसलिए इसको हम एक लिमिटेड बजट मान सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया है, तो करना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि कुल व्यय का 26% ब्याज भुगतान पर जाता है। देखिए, 26% ऑफ टोटल इनकम जो उनका बजट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उस बजट का 26%। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर 1 लाख रुपए है बजट उनका, तो 26% उनको केवल जो उन्होंने पहले उधारी ली है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अन्य से, उसका 26%। अब ये 26% कोई कम नहीं है। 25%, अगर आपने कोई, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और अगर आप बैंक से आपने लोन लिया और पर मंथ आपको 26% उसका ब्याज चुकाना पड़ता है, आप सोच सकते हैं। अब सरकार की एक और मुसीबत है, चूंकि ये ब्याज बस चुका रही है और उनको कुछ अमाउंट उसका लोन का भी चुकाना पड़ता है, तो अब इसके बाद उनको लोन का भी चुकाना पड़ता है। और इन सब का बात करें तो राजस्व प्राप्ति का 40% भुगतान केवल उनका इसी चीज में खर्च होता है। अगर मान लीजिए उनको राजस्व प्राप्त हुआ 1 लाख का, उनको रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से प्राप्त हुआ, तो 40% तो उनका ऐसे ही चला जाता है सरकार का। अब उनके पास 60% बचा। अब 60% में सैलरी भी देना है, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देना है ना। तो इस तरह उनके इतने खर्च होते हैं कि इसके बाद सरकार के पास बच ही नहीं पाते। एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी, मैंने आपको बताई कि हमको सरकार की भी मजबूरी समझने की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल देश में विकास हो रहा है, बड़ी जनसंख्या 1.44 करोड़ जनसंख्या भारत की है, और ऐसी स्थिति है आज हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर 32% पॉपुलेशन जनजातीय समाज की, आदिवासी समाज की। तो इसलिए आदिवासी समाज के आधार पर वहां का बजट होना चाहिए। सरकार ने प्रयास भी किया है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो वहां पर कम से कम 65% एरिया ऐसा है जो ट्राइबल क्षेत्र है, जिसको हम रूरल सेक्टर कह सकते हैं। और आज समस्या सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में ही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसको उद्योग नहीं मिल पा रहा है, और उद्योग नहीं मिलने के कारण वो निर्यात भी नहीं कर पा रहा है, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी नहीं मिल पा रही है, जिससे एग्रीकल्चर को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। एक दूसरा, मनरेगा जैसी योजना में बहुत अच्छा काम किया है रूरल सेक्टर में, अगर उनको 100 दिन का, 150 दिन का रोजगार भी मिला है, लेकिन एक परिवर्तन आया है। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो मनरेगा ने सभी परिवारों के अकाउंट्स ओपन करवाए हैं। और एक मिनट थोड़ा,
सभी के देवेंद्र जी, अकाउंट, हाँ सभी के अकाउंट ओपन हुए हैं। और इसके बाद आप देखिए मेड़बंधा, खेत तालाब, तालाब का निर्माण, इरिगेशन फैसिलिटी, कुएं का निर्माण, मेड़बंधन का बहुत अच्छा, लगभग 100 से भी ज्यादा काम हुए हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड को कन्वर्ट करके वन विभाग, सिंचाई विभाग से भी मर्ज किया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाराजगी व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा ये बहुत अच्छा काम किया। और इसका एक कारण ये भी है, अगर आपको विकसित देश बनना है तो आपको बेसिक्स नीड्स फुलफिल करना पड़ेगी। रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली, पानी, है ना, इसको आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप देखें कि चाहे मनरेगा एक नेशनल स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास नेशनल स्कीम है, राजीव गांधी शिक्षा मिशन पहले आई थी, वाटर शेड मिशन पहले आई थी, और समग्र शिक्षा अभियान आया था, मिड डे मील आया था, ये सब नेशनल स्कीम्स हैं। और ये अगर जब तक बेसिक जो समस्या इस देश की है, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, इसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम विकसित बन नहीं पाएंगे। और आप देखिए 85 करोड़ लोग भारत के अंदर आज भी अनाज, फ्री अनाज के उसमें रहते हैं। तो इस बात की हमको चिंता करनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में, कि जहाँ 32% पॉपुलेशन जनजाति और जहाँ पे 65% एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी विकास नहीं पहुंचा है, ट्राइबल वन विभाग का एरिया है। तो ऐसे वन विभाग से जुड़ी एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो तेंदुपत्ता की बात कर लें हम, है ना, तो ऐसे महुआ की बात कर लें, तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट वो जनजाति समाज को कैसे मिले, जिससे जिससे उनका पलायन ना हो। आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी स्थिति, मजदूरी के लिए पलायन छत्तीसगढ़ से बाहर हो रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते, हम सब शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते हमारा कर्तव्य दायित्व है कि अगर कुछ कमी रह गई तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। अब मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पढ़ता हूँ। ये रिपोर्ट इनइक्वालिटी पे आई है। भारत के अंदर स्थिति क्या देखिए, भारत में टॉप 10% लोगों के पास 65% संपत्ति है। भारत के अंदर जो 10% जनसंख्या हमारी है, उसके पास देश की 65% संपत्ति है। अब जो हम पर कैपिटल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है ना, तो वो सही चीज नहीं है। तो ये जो स्थिति है, तो जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी देश के अंदर, इक्वलिटी बहुत जरूरी है, सबको पर कैपिटल इनकम अच्छी मिले, सबकी सैलरी अच्छी मिले। आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ पे लाख से ऊपर पर कैपिटल इनकम की बात की, वहीं पे एक ऐसी भी रिसर्च आई थी कि 2500 रुपए पर मंथ की भी इनकम लोगों की है। तो अब आप बताइए कि 2500 रुपए पर मंथ की इनकम पे वो कैसे अपना जीवन को चला पाएगा, एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए इक्वलिटी, है ना, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी बहुत अति आवश्यक है। अब दूसरी मैं एक डाटा आपको बताता हूँ, 50% आबादी देश की जिसके पास केवल 6.4% संपत्ति है ना, एक बड़ी आबादी देश के, लेकिन जिनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज भी नहीं है। इस चीज को हमको समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो पर कैपिटल इनकम है, एक उसमें क्वेश्चन मार्क है जब हम बताते हैं कि 1,70,00,000, 1,65,000, 1,55,000 हमारी पर कैपिटल इनकम पर ईयर की। बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए पैसे की वैल्यू कम हो रही है। आज से 10 साल पहले 3,000 की जो वैल्यू थी, आज वो आप देखिए 3 लाख की हो गई है। आज 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 10 रुपीज इज इक्वल टू 1,000 हो गई है, 1,000 इज इक्वल टू 10,000 हो गई है, और 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख हो गई है। तो इसके कारण जो हमारा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और रुपए की कीमत घट रही है। और इससे अगर हम बोले कि नहीं हमारा व्यय तो इतना हो गया है, तो ये एक बड़ा चैलेंज, और इसको हम सबको शिक्षा जगत के होने के नाते समझने की आवश्यकता है। एक मैं आपके सामने और डाटा रखना चाहता हूँ। जैसे हमने बताया कि सरकार की मजबूरी होती है, देखिए भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, और हम बनने वाले हैं, है ना। अब कैसे बनेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बड़ी जनसंख्या है, बड़ा मार्केट है, बड़ी पॉपुलेशन है ना। और जब मार्केट में पैसा आता जाता है तो उससे लगता है कि हाँ अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, भारत के पास इतना पैसा मार्केट में रोटेट हो रहा है। एक मैं आपको डाटा बताता हूँ, 2013 और 14, 2013 और 14 में 53.0 लाख करोड़ केंद्र सरकार पे बजट का जो बर्डन था, हम कह सकते हैं, जो उनको कर्ज चुकाना था, 53.01 लाख करोड़ रुपए 13-14 में। ये 3.74% इनका कर्ज का था। अगर हम आज 2025-26 में बात करते हैं तो 185.94 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार पे कर्ज हो गया है। ये 12.6% है ना। तो आप देखिए कि अगर हम 13-14 से बात करें और
25-26 में बात करते हैं तो कितना डिफरेंस आ गया है। और इसके कारण क्या होता है कि केंद्र सरकार ने भी इस बार अपने बजट में इस बर्डन को कम करने की बात की थी, इसलिए उन्होंने खर्च भी कम किया है और स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि अब आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए और आगे बढ़िए। तो एक बड़ी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, रूरल डेवलपमेंट हो या एजुकेशन हो, उनको भी ये बोला है कि आप 30%, 25%, 45% अपने रेवेन्यू टैक्सेस जनरेट करिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो आप फीस लीजिए, है ना। और जो बजट का 30 से 40% तक कई कई सेक्टरों में सरकार ने कम किया है। अब देखिए एक और बड़ी विडंबना है, सरकारी खाते से निकलकर जमीन पर नहीं आए इस योजना का पैसा। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 36.46% वो नीचे के लेवल पे नहीं आ पाया। केंद्र सरकार से हो सकता है स्टेट को नहीं मिल पाया होगा, स्टेट से हो सकता है कि जिला पंचायत है नीचे स्तर पे नहीं मिल पाया होगा, इसके कारण ये पैसा बहुत बड़ा लैप्स हो गया। मैं एक दो योजना की बात करूंगा जैसे पीएम श्री योजना में 60% ही राशि खर्च हुई है ना। ये 75,000 करोड़ रुपए इनको राशि दी गई थी और केवल 45,000 रुपए खर्च हुई। जल जीवन मिशन में आप देखिए 67 करोड़ रुपए था, 17 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, मतलब 25% इनकी राशि बच गई है। पीएम ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं तो 19,000 करोड़ रुपए दिया गया था और 11,000 करोड़ ही इनका खर्च हुआ है। तो इसी तरह पीएम आवास में भी देखते हैं कि 90 लाख 800,000 खर्च होना था और केवल इनमें 11,000 करोड़ ही खर्च हुआ है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था कि क्यों हुआ, कैसे हुए, क्यों नहीं नीचे तक पैसा पहुंच पाया। अब आप बताइए कि 30-40% अगर आप बजट का पैसा ही नहीं पहुंचेंगे वो लैप्स हो जाएगा और इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जाए। जैसे इस साल अगर वो डिमांड करेंगे, आप MIS देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मनरेगा देखिए, प्रधानमंत्री आवास देखिए, तो पिछले मंथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ज्यादा पैसा उनको डिमांड थी और पैसा नहीं आ पाया है। और अब आप ये देखिए कि वो इस साल अगर पैसा देते हैं पिछले ईयर का, चाहे वो परिसंपत्ति का हो, रेत का हो, गिट्टी का हो, आयरन का हो, जो भी हो, अगर वो इस साल देते हैं तो क्या वो इस बजट में एडजस्ट होगा पिछले साल का? अगर ऐसा होता है तो इस साल का बजट फिर एक समस्या हो जाएगी। एक और चीज मैंने इस बजट में देखी, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ा, वो सब्सिडी घटी है। देखिए मैंने आपको जैसे ही बताया कि कोई भी योजना में 10 से 15% तो अपने आप पर ईयर पैसा बढ़ ही जाता है, वो महंगाई हो जाती है ना, टैक्सेस बढ़ जाते हैं और महंगाई के कारण सबसे बड़ा ये एक समस्या आती है। अब आप देखिए जो जितनी भी योजनाएं थी, जैसे सब्सिडी की हम बात करते हैं तो 8.7% थी, इस बार उन्होंने 7.5% कर दी है। ग्रामीण विकास में हम बात करते हैं तो 1.2% का अंतर आया है। एग्रीकल्चर में देखिए तो 3.1% पहली थी, अभी 3.0 है, 1 पॉइंट का अंतर आया है। एजुकेशन में देखें तो 1 पॉइंट का अंतर आया। इस तरह आप देखें रूरल जॉब्स में भी इन्होंने जो बजट दिया है तो 1.8 दिया है, पहले 2.4 था। तो आप देख सकते हैं कि सभी में सब्सिडी कम की है। और सब्सिडी का जो विषय है ये इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उनका भी दबाव होता है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी देते हैं तो उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। अमेरिका पे भी अमेरिका भी इस पे दबाव डाल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे जो भी रीजन हो, लेकिन सरकार ने सब्सिडी को कम किया है। 34 विभाग के बजट के बराबर पैसा मुफ्त में बांट रहे हैं। देखिए 34 विभागों के बजट के बराबर पैसा मुफ्त में बांटा सीधे लोगों के खाते पे 43,090 करोड़ रुपए है ना। 34 विभागों में 43,090 करोड़ रुपए किसी ना किसी योजनाओं के माध्यम से गए। अब लाडली लक्ष्मी की बात करूं तो 23,842 करोड़ रुपए सरकार ने इनको दिया है। देखिए अच्छी बात है कि उनके पास पैसा आता है, वो मार्केट में जाते हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उनको दे, स्वयं सहायता समूह के लिए दे, सिलाई मशीन के लिए दे, कढ़ाई के लिए दे, वो किराना की छोटी दुकान खोल सके। हम तो बोले कि आप उनको चीजें 10,000 रुपए दे दी कि आप छोटा सा काम, एक छोटी सी होटल खोल सके, चाय की दुकान खोल सके, सब्जी की दुकान खोल सके। और ये पैसा आप 5 साल में नहीं 10 साल में, लेकिन आप वापस करिए। अगर हम आपको 10,000 रुपए देते तो आप पढ़ाई आप 100 रुपए पर मंथ उस अकाउंट में दीजिए, लेकिन दीजिए। दूसरा मैं आप मुफ्त राशन पे देखिए 2800 करोड़ रुपए का खर्च मुफ्त राशन पे सरकार का होता है।
1413 करोड़ रुपए उज्ज्वला गैस में खर्च हुआ है और सब्सिडी 450 रुपए पर गैस पे सरकार ने दी है। 5500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पे खर्च हुआ है और 7000 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं को जो बिजली में सब्सिडी दी गई है उस पे खर्च हुआ है। तीसरा 34 विभाग में 43,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, ये सरकार के लिए बड़ी एक चुनौती है और कहीं ना कहीं इसके कारण भी सरकार पे बर्डन बढ़ रहा है। तो इसलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि सरकार क्यों नहीं ऐसे फ्री के और कार्यक्रम इस बार बजट में लाया है और क्यों सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के बजट कम किया है। एक और मैं स्टेट गवर्नमेंट पर आता हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो पिछले वर्ष जो सरकार कर्ज के ब्याज को 0.07 मतलब 7% चुकाती थी, वो कर्ज का ब्याज स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश का 8% हो गया है। कर्ज चुकाने में जो स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश पैसा खर्च करती थी वो 7% था टोटल बजट का, इस बार वो 8% हो गया है। तो इस तरह हम देखते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लगभग 30% पैसा जो बजट का होता है इस कर्ज को चुकाने में जाता है। ये बड़ी रकम होती है। देखिए मैं एज इकोनॉमिस्ट में मानता हूँ ठीक है सरकार की मजबूरी भी है और सरकार ने पिछले 5-10 वर्षों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है उसके कारण ये स्थिति आई है। और अच्छी बात है कि ठीक है की है, लेकिन सरकार ने इस बार एक कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह ये बर्डन सरकार पे कम हो। अब मैं आता हूँ ये बर्डन कैसे कम होगा, तो निश्चित रूप से देखिए अब सरकार बोलती है कि कई इकोनॉमिस्ट ने बोला कि भारत के अंदर लोग टैक्स नहीं देते हैं। देखिए जीएसटी के आने के बाद आप हर दिन टैक्स दे रहे हैं। आप एक बिस्किट का भी पैकेट खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी आप देते हैं, आपने पेट्रोल डलवाया तो उसमें भी आप जीएसटी देते हैं। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की कोई जमीन बेची, उसमें जीएसटी दी, स्टाम्प ड्यूटी दी, उस जमीन से उसने एक गाड़ी खरीदी 2 व्हीलर, उसमें उसने जीएसटी दी, उसने पेट्रोल डलवाया उसमें जीएसटी दी, घर के लिए कुछ मार्केट से लेके जाएगा उसमें जीएसटी दी। तो जो सरकार ने बोला था कि हम एक टैक्स एक रिफॉर्म लाएंगे तो वो तो अब स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से सरकार का टैक्स भी बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को प्रॉपरली खर्च करने की आवश्यकता है। जो हमारी बेसिक्स नीड्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्कीम, जो भी स्कीम हो उसको रोजगार आधारित हो और उससे रोजगार डेवलप हो। देखिए भारत के पास जो सोना है ना वो है इस देश की एग्रीकल्चर है। हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हम विश्व को एग्रीकल्चर दे सकते हैं। हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाकर, हम एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाकर हम उनको दे सकते हैं। हमारे पास आलू है लेकिन हम चिप्स में परिवर्तन कर दें, हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट हो। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को एक्सपोर्ट पे फोकस करना था। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे एक्सपोर्ट कैसे केंद्र है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि जबलपुर के अंदर जैसे ही मटर आता है तो 100 से 150 रुपए केजी बिकता है, लेकिन 10 दिन और 12 दिन के बाद आप देखिए वही मटर 5 रुपए केजी बिकता है। 5 रुपए में उस व्यक्ति को उस मटर की तुड़ाई नहीं होती, एक बोरे की तुड़ाई जो होती है वो नहीं दे पाता है। वो क्या करता है उस मटर को तुड़वाता ही नहीं, ना ट्रांसपोर्ट दे पाता है और ना मंडी का टैक्स दे पाता है। ऐसी स्थिति में उसको मटर को तोड़ता नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार का कोई ऐसा एक ऑफिस होना चाहिए, एक्सपोर्ट सेंटर होना चाहिए, जैसे एमएसपी मिलती है तो उसमें उसको एमएसपी मिले, हाँ ठीक है आप हमको इतना मटर दे दीजिए, इस रेट पे दे दीजिए, ठीक है हम आपको 25% पैसा अभी देते हैं और उस मटर को प्रोसेसिंग में लगाइए। लहसुन की स्थिति भी आप देखिए ऐसी होती है, प्याज अब कभी 80 से 100 रुपए बिकती है और वही प्याज कभी आप देखिए 5 रुपए भी बिकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एग्रीकल्चर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ सरकार को एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे। एक और हमको चीज देखना पड़ेगा, देखिए रूरल की पॉपुलेशन 65% एवरेज है और रूरल पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए और एजुकेशन के लिए शहर की ओर आ रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का रूरल सेक्टर में वो ठीक नहीं है। देखिए ना ही अच्छे फर्नीचर्स है, ना ही बिजली ठीक है, ना ही पंखा है, बेचारे गेस्ट टीचर उनको पेमेंट भी नहीं मिल पाती, उनके काम भी बहुत है। अगर सरकार जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दे ग्रामीण क्षेत्र, देखिए एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जड़ें अंदर नहीं फैलती, मजबूत नहीं रहता, आपको खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, और 1 महीने में जैसे उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो अगर वो पेड़ 5 साल के अंदर अच्छा हो जाता है तो पेड़ आपको फल भी देगा,
आपको अच्छी हवा भी देगी, और वो पेड़ जो होगा आने वाले 10-20 साल में आप उसको काटेंगे तो आपको 10-20 गुना पैसा भी देता है। तो ठीक एजुकेशन ऐसे ही है, एजुकेशन में आपको पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो बच्चा पढ़ लिख कर स्किल डेवलपमेंट करके जब वो मार्केट में आता है और काम करता है, और जब उसको 20,000 30,000 रुपए मिलते हैं, तो वो सरकार को भी टैक्स देता है, घर को भी चलाता है, अपनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। तो इस तरह मार्केट बूम होता है। तो अगर अब 2047 तक युवाओं के पास एजुकेशन नहीं होगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, तो कहीं ये युवा बोझ ना हो जाए, क्योंकि आप 2047-2050 के बाद भारत की आबादी लगभग 32 से 35% बुजुर्ग होने वाली है। और जैसे आप कई देशों में देखें, चाइना की स्थिति भी वैसी हो रही है, जापान की स्थिति भी देखें, तो युवा होता है जो काम करता है, उसके हाथ में हुनर होगा तो एम्प्लॉयमेंट करेगा। अब ऐसी स्थिति आ रही है कि अगर उसको काम उस एरिया में नहीं मिलता है, शहर में नहीं मिलता हो, तो प्रदेश के बाहर जाएगा, और कई अच्छे टैलेंटेड युवा भी आज हमारे देश के बाहर जा रहे हैं। इसीलिए सरकार को तो सबसे बड़ा फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, है ना। ये दो सेक्टर बहुत अच्छे हैं, एग्रीकल्चर पे करना चाहिए, इंडस्ट्रीज पे करना चाहिए, और इक्वलिटी पे करना चाहिए, सबको इक्वल पे कैसे मिले। ट्रैवल डेवलपमेंट पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, एसटी सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजादी के बाद आज भी एजुकेशन वहां तक अच्छे से नहीं पहुंच पाए। वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत हमको काम करने की आवश्यकता है, उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है, उनको होम बेस्ड इंडस्ट्री। देखिए चाइना के पास सबसे अच्छी बात क्या है, उनके हर घर में एक मकान है। हम मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं कर पा रहे। हम मैन्युफैक्चरिंग में अगर काम करते हैं, छोटी छोटी मशीन बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अभी एक मैं कार्यक्रम में गया था, और कार्यक्रम में उन्होंने आत्मनिर्भर के नाम पर मोमबत्ती बनाना सिखा रहे हैं, ट्यूबलाइट की चौक बना। ठीक है, अच्छी बात आप सिखाई, लेकिन चाइना में अगर आप देखिए तो सॉफ्टवेयर बनाना सिखा रहे हैं, है ना। तो हमको टेक्नोलॉजी, आज एआई का समय है, तो हमको एआई बेस्ड एजुकेशन की आवश्यकता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस बजट में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपए एआई को भी दिया है। और हम सब एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, आर्थिक फील्ड में काम करते हैं, शिक्षा जगत से, समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब 2047 में जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा होगा और भारत की जय जयकार कर रहा होगा, तो उस समय ये देखिए कि हमारी क्या भूमिका है। क्या हम इस देश के अच्छे साइंटिस्ट हैं? क्या हमने एज ए इकोनॉमिस्ट अपनी भूमिका अदा की? क्या एक हम कृषक के रूप में हमने भारत के उत्पादन को बढ़ाया और एक्सपोर्ट किया? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में काम कर पा रहे हैं? क्या हमने एक अच्छे शिक्षक होने के नाते अच्छे इंजीनियर्स को तैयार किया, अच्छे सीए को तैयार किया? इसलिए हम सबकी भूमिका बड़ी होने वाली है। और चूंकि मैंने ज्यादा समय ले लिया, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एमपीसीजी इकोनॉमिक एसोसिएशन, ओम प्रकाश जी और पूरी टीम को। और आज आप 2 दिन से हमारे बीच में जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। पूरा आप सबको थैंक्स कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने जो विस्तृत रूप से हमारे को बताया छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से मूल रूप से फोकस किया एम्प्लॉयमेंट पे, किस तरह से जनरेट हो, इसके लिए बेसिक चीजें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारी मदद करते रहें। अब मैं कार्यक्रम के मैं अगले गेस्ट के रूप में डॉक्टर कल्पना गुहा, जो कि हमारे स्पीच ऑफ गेस्ट स्पीकर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, होली क्रॉस वुमेन कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कल्पना गुहा। प्लीज अनम्यूट मैम, प्लीज अनम्यूट, आपका माइक बंद है। कल्पना में जी, सभी को वंदन, नमन और अभिनंदन। आज मुझे छत्तीसगढ़ के 2026 के बजट को बोलने के लिए या उसमें क्या कुछ हो रहा है, ये जानने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ का ये जो 2026 का बजट है, जो कि ज्ञान, गति और अब हम तीसरे चरण की भी बात करें तो ये संकल्प के थीम पर बेस्ड है। संकल्प जिसमें स जो है वो समावेशी विकास, यानी सब तक, जन जन तक लाभ पहुंचे, विकास का लाभ पहुंचे, इस ध्येय को लेकर बताया गया है। और या ए यदि मैं कहूँ तो ये अधोसंरचना, जिसमें हम सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इनको बढ़ाना है। जो कि निवेश को, जिसमें औद्योगिक विकास को हम गति दें,
ताकि रोजगार बढ़े, और इसके लिए शायद बहुत कुछ स्टार्टअप कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, ताकि हम जो हमारा विजन है 2047 तक हम एक अपने पैर पे खड़े हो सके, ऐसे एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो जो है ये कुशल मानव संसाधन को बतला रहा है, जिसमें शिक्षा, कौशल और इस क्षेत्र में युवाओं को आगे लाने की बात कही गई है। अंत्योदय अंत्योदय जिसमें ग्रास रूट पर, यानी कि जो जमीनी सतह से हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे गरीब हैं, आदिवासी हैं, समाज के जो अंतिम जो हम बोल सकते हैं व्यक्ति है, उन तक इन सेवाओं को पहुंचाना है। ये लाइवलीहुड, जिसमें कृषि, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्यमिता को आधुनिक बनाने पर फोकस डाला गया है। और पी संकल्प का जो अंतिम बिंदु है वो है पी या वर्ड है हम बोल सकते हैं, जो कि पॉलिसी से परिणाम तक नीतियों के वास्तविक प्रभाव को तय करता है। ये है संकल्प का बजट, हमारे छत्तीसगढ़ का बजट। इसमें 5 नए मिशन बनाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खासकर इसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ताकि हम बाहरी देशों से भी इसका लाभ ले सकें। दूसरे नंबर पे है सीएम खेल उत्कर्ष मिशन, जिसमें खेल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ाने पर फोकस डाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हर जिले में जो है ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था। कुछ इस तरह के जो कार्यक्रम है जो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है, निश्चित तौर पर गांव-गांव के बच्चे जो हैं वो आगे आ सकेंगे और अपने हुनर का प्रदर्शन जो है खेल के माध्यम से भी कर सकेंगे। दूसरी चीज जो कि सीएम पर्यटन विकास है, आप सभी जानते हैं छोटे-छोटे जगह पर जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ बहुत सी नदियां हैं, झरने हैं, कल-कल नदियों की पानी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। मैं खासकर अंबिकापुर की हूँ, और वहाँ पे जो मेनपाट क्षेत्र है वो बहुत एक छोटा शिमला माना जाता है, और वहाँ पे पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे वहाँ जो भैयाथन, यानी कि सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है एक भैयाथन ओड़गी क्षेत्र, जहाँ पर हमारी माता कुदरदड़ी माता जो है उनके लिए रोपवे का वो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है उसको। तो इस तरह से दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, बस्तर हो, धमतरी हो, हमारा सरगुजा हो, जो कि जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है, ऐसी जगह पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प। अभी कुछ समय पहले हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे अंबिकापुर में आई थी, और इतना सुंदर हस्तशिल्प का प्रदर्शनी लगा था, जहां पर हाथ से बने हुए जशपुर की ज्यादातर कलाकृतियां और जो मिलेट्स के व्यंजन हैं, इनको बेचा गया, और इतनी ज्यादा उसमें फायदे हुए कि हम क्या बताएं। से बच्चों ने घर घर से बनाकर इन चीजों को बेचा, और इससे भी काफी कुछ उन्हें आमदनी भी प्राप्त हुआ। यही छोटे छोटे रोजगार के जरिए हैं, जिनसे गांव के जो बच्चे हैं, गांव की जो लड़कियां हैं, वो काफी कुछ आगे आ सकती हैं। 5वें क्रम पे हम यदि बात करें, चौथा क्रम होगा जिसमें सीएम अधोसंरचना, शायद कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बताया भी है। संकल्प जो शब्द आया था उसके तहत आया था कि जो रोड मैप है वो तैयार करना है, ताकि हम अपने पर्यटन केंद्रों तक भी पहुंच सके, और सड़कों की जो हालत है उन्हें भी हम ठीक कर सकें। और जो 5वां है वो सीएम स्टार्टअप, जो कि नए मिशन के तहत ये भी जुड़ा है। इसमें युवा रोजगार, कौशल, नई तकनीक पर आधारित जो उद्योग हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ वित्तीय सहयोग भी दिया जाएगा, ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। ये 5 मिशन और ये जो संकल्प बिंदु है वो बहुत ही अच्छा है जो बजट को लेकर चला है, क्योंकि ज्ञान और उसके बाद गति और उसके बाद संकल्प, संकल्प से ही शायद सारे वादे पूरे होते हैं। हम हमेशा ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही आगे जाते हैं। छात्राओं के लिए हॉस्टल, 2250 नए महतारी सदन, इनको बनाने पर जोर दिया गया है। और खासकर जो हमारा बस्तर बेल्ट है वो पूरा नक्सली बेल्ट है। अभी आप आए दिन समाचार में सुनते हैं और आप देखते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो रोड मैप है उनको बनाना या इरिगेशन को डेवलप करना कितना कठिन होता है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। और ऐसे बस्तर के जो बहुत बहुत
बहुत अंदर जो है अबुझ माड़ का जंगल बोला जा रहा है, जगरगुंडा, जो ऐसे क्षेत्र है जहां तक तो आम आदमी की पहुंच ही नहीं हो सकती है। ऐसी जगह पर 100 करोड़ रुपए से एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। दंतेवाड़ा, कुनकुड़ी, मनेंद्रगढ़, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ज्ञान के साथ गति और संकल्प, जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ समृद्ध और खुशहाली बने, यही विजन लेकर के इस बजट को बनाया गया है। बजट में इसके पहले देवेंद्र सर ने काफी कुछ आंकड़ों के बारे में बात की है। मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों के बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह है कि 5,700 करोड़ का जो बजट था वो बढ़कर 1.72 लाख करोड़ का हो गया है। निश्चित ही ये छत्तीसगढ़ के विकास का, उन्नति का प्रतीक है। आंकड़े तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज जरूरत है काम की, प्रशासनिक कसावट की। केवल कागजी घोषणा न रह जाए, भ्रष्टाचार से रहित हो, गति को संकल्प में बदलने की। हमारा सरगुजा जो आदिवासी बहुल है, वहाँ बुनियादी सुविधाओं को और बढ़ाना है। गांव में जो बिजली है, जो सड़क है, जो पानी है, इनकी व्यवस्था हम अच्छे से कर सके। सबसे पहले ये हमारी बेसिक जो नीड्स होती हैं, ये यही होती हैं, इन्हीं पर हम अधिक पहले ध्यान केंद्रित करें। और हमारे उत्तर में सरगुजा, दक्षिण में हमारा बस्तर और मध्य में हमारा मैदानी इलाका, इन तीनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। पुलिस विभाग, खेल, वन, उद्योग, स्वास्थ्य, धर्म, टूरिज्म, शिक्षा, क्या कुछ नहीं है। हर वर्ग को साथ लेकर ये चलने वाला विकसित आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ निर्माण की ठोस होनी चाहिए। केंद्र ने अपना बजट दे दिया, लेकिन राज्यों को भी उनके साथ प्रदर्शन बनकर चलना होगा, तभी ये शहर आदर्श बनेंगे। केंद्र ने बजट में ध्यान दिया, मैंने आपको काफी कुछ बताया है, जो काफी हमारे जो इस बजट को मैंने अभी आज सवेरे एक पेपर पढ़ा जिसमें दिया है कि चाणक्य, आप सभी परिचित होंगे, चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो हम उन्हीं से इसकी उत्पत्ति, इस इकोनॉमिक्स वर्ड को सामने लाने का श्रेय जो है हम अपने चाणक्य या कौटिल्य को ही देते हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र शायद हमने थॉट के पेपर में भी पढ़ा है। तो आज सुबह मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें दिया था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के संवाद से समय, ये तो है डेफिशिएंट फाइनेंस जरूर होता है, लेकिन हम जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि विकास की दौड़ में हमें आगे जाना है, तभी तो भारत आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमें डेफिशिएंट फाइनेंस का सामना करना ही पड़ता है, तभी ये रोजगार उन्मुख हो सकता है, कौशल विकास हो सकता है। और आज हर क्षेत्र में जो हम सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, पता नहीं, हम तो बहुत पुराने ख्यालों के, शायद हम सब जानते भी नहीं हैं इस बातों को, इन बातों को, लेकिन आज देख रहे हैं हॉस्पिटल में, देखिए रोबोट से लेकर, और आज यदि बच्चों को आप पूछिए तो वो हमसे ज्यादा एआई के बारे में बता देते हैं। तो ये तो उन्नति का एक अवसर मिला है, हमें इस उन्नति के अवसर को खोना नहीं है। ज्ञान, पुरानी बातें अलग होती है, लेकिन आज जो ये संस्कार जो है, आज जो ये संस्कृति जो है, ये विकास की जो दौड़ है, कहीं ना कहीं हमें इसमें आगे जाना ही पड़ेगा। बजट में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ प्रावधान है। उनके रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट दी गई है। बेटी के 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। छात्राओं के लिए हॉस्टल का किराया, 250 नए महतारी सदन बनाए जाएंगे। ये सभी कुछ महिलाओं के लिए किया गया है, ताकि हम बालिका शिक्षा को, बालिकाओं को आगे ला सके। बजट बहुत कुछ कहता है, बहुत सी बातें हैं इसमें, लेकिन मेरे जहन में बहुत से अर्थशास्त्री आज इस जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। और मेरे मन में एक ये ख्याल बहुत अधिक आता है कि क्या विकास की गति में जाने के लिए, हम अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्या हम आबकारी को ही प्रोत्साहन दें?
आज के समय में टीवी खोलो या मोबाइल में आप न्यूज़ देखो, सुनो, कुछ भी देखो आप, हम देखते हैं आज की युवा पीढ़ी हमारी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो रही है। कभी माता की हत्या, कभी पिता की हत्या, कभी बच्चों की हत्या, पता नहीं क्यों जेहन में मेरे आज सुबह से ये बात आई और मैं आज आपके साथ इसलिए ये साझा कर रही हूँ। इस मंच में अभी 91 मुझे दिख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, 91 लोग, बहुत से अर्थशास्त्री हैं, मुझसे भी काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताए हैं उन्होंने। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम सभी अर्थशास्त्री मिलकर सरकार के पास एक ये प्रपोज़ल रख सकते हैं कि आप क्या केवल राजस्व बढ़ाने के लिए आप क्या आबकारी को ही प्रोत्साहन देते हैं? मैं जानती हूँ वो राजस्व बढ़ाने का एक बहुत डायरेक्ट एक वो स्रोत है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उससे बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रही है। कहीं न कहीं इसमें यदि कुछ कमी ला जाए, तो मैं सोचती हूँ जो कौशल विकास है, जो आत्मनिर्भरता है, जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है, निश्चित तौर पर आज इनके कंधों को ही हमें पकड़ना है, इन्हीं के सहारे हमें आगे जाना है। सबल इन्हीं से हमारा देश बन सकता है। ऐसे कुछ क्यों ना हम अर्थशास्त्री करें कि हम इन जो युवा पीढ़ी है, युवा शक्ति है, जो हमारे देश की जान है, आन है, बान है और शान है, हम इनको क्यों ना एक अच्छा रास्ता दिखा सकें। निश्चित तौर पर मैं इन बातों को आपके सामने रखी हूँ। आप शायद कहेंगे कि मैडम आप बजट से काफ़ी बाहर हो गई हैं, लेकिन क्योंकि हर चीज़ जो है वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। आप इंटरडिसिप्लिनरी लेक्चर लीजिए, हर क्षेत्र में हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैंड करता है। इसलिए कहीं न कहीं यदि ऐसे कुछ प्रपोज़ल बनाकर हम उन्हें गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें, तो मैं सोचती हूँ हमारी युवा पीढ़ी बहुत आगे आ सकती है। उनके कंधों पर हम चल सकते हैं, अपनी मजबूती हम कायम कर सकते हैं। आज ये जो संस्थाएँ हैं, एसोसिएशंस हैं, जिन्होंने मिलकर ये आज का जो ये कार्यक्रम है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बजट था, उसे पारित किया था, मैं उनको बहुत-बहुत थैंक्स देना चाहूँगी, जिसमें एमपी सीजी इकोनॉमिक एसोसिएशन है, सोशल साइंस मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और इंटरनेशनल यूथ इकोनॉमिक एसोसिएशन है। यूथ की बात इसमें आई है, इसलिए मैं जो भी यूथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं इनको बोली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस विषय पर ज़रूर कुछ अपनी बातों को साझा करेंगे मेरे इस वक्तव्य के बाद में। और अंत में मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा आंकड़ों की बात न किया जाए। आंकड़े तो होते ही हैं, क्योंकि बिना बजट में जो है, बिना आंकड़ों के काम नहीं चल सकती है। डेफिसिट भी रहेगा, प्रॉफिट भी रहेगा, जीएसटी भी रहेगा, एक्सपेंडिचर भी रहेगा, सारी चीज़ें होंगी उसमें। और जहाँ तक अभी देवेंद्र सर ने थोड़ी देर पहले जो बातें बताई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो ये बौद्धिक संपदा का जो इंटेलेक्चुअल जो हम बोलते हैं पलायन होती है, जो बौद्धिक संपदा का जो पलायन होता है, वो खास तौर पर इसलिए होता है कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो है उनको उतनी पे नहीं कर पाती है। इसलिए हमारे घर के बच्चे हो या आपके हों, फॉरेन जाने के भी चांस मिलता है और चूँकि वहाँ सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है और काफ़ी कुछ फैसिलिटी दी जाती है, तो अधिकतर यहाँ के पढ़े-लिखे जो बुद्धिजीवी हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ जाकर बस जाते हैं। और यदि ऐसा कुछ हमारा गवर्नमेंट करे कि ऐसे हमारे जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, वो ब्रेन ड्रेन ना हो, तो हमारी बौद्धिक संपदा है वो पलायन ना करे, उन्हें हम अपने ही देश में बनाए रखें, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। हमारा विजन भी यही है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वनिर्भर बने, ताकि हम अपने देश में ही अपने ही उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकें। तो कहीं न कहीं यदि ऐसी ब्रेन ड्रेन पॉलिसी को हम रोक सकें, उन युवाओं को, हमारे उन कर्मठ, जागरूक हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम अपने ही देश में यदि कायम रख सकते हैं, तो वो मैं सोचती हूँ अधिक बेहतर होगा। और मैं जो है होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर, सरगुजा, जिसे हम अंबिकापुर नाम से जानते हैं, मैं वहाँ होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में एलएलबी हूँ, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। 42 इयर्स मेरे वहाँ एक्सपीरियंस हो गए हैं और मैं आज इस मंच पे आप सबके साथ जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यादव सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जो ये 3 जो फैकल्टी मिल करके इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उनको भी मैं
तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और अंत में मैं आप सबके लिए कहना चाहूंगी कि सारी दुनिया आपके सामने झुके, सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ कभी मत करना, ऐसी दुआ कभी मत करना। लेकिन दुनिया की ताकत हमें न झुकाए, ये दुआ जरूर मांगना, ये दुआ जरूर मांगना। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद कल्पना मैडम, आपने बहुत अच्छा विस्तृत एक आप सभी को। धन्यवाद कल्पना मैडम, आपने जो हर विस्तृत रूप से एक सेक्टर वाइज जो बताया है कि क्या चीजें और क्या आपने अमेंडमेंट और क्या हम संशोधन करके सरकार से करें कि क्या बैंड रेट को हम कैसे रोकें, इन सब चीज को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे कि जो आपके रिकमेंडेशन है वो छत्तीसगढ़ सरकार तक पहुंचे। मैं अगले वक्ता के अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर आभा शुक्ला, HOD एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, द इक्फा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर आभा शुक्ला। Thank you, Om Prakash sir. I am audible, na? यस मैम, ऑडिबल। Okay. Respected chairperson, distinguished delegates, esteemed academicians, researchers, and dear participants. Good evening to all of you. Today I will briefly discuss about the budget of Chhattisgarh and moving the state perspective. The Chhattisgarh budget 2026-27 has been framed around the center themes of संकल्प। जैसा कि मैडम ने बताया कि संकल्प मीन्स एस स्टैंड फॉर समावेशी विकास, मीन्स प्रयास करना कि विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचे, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका थीम है। देन ए इज स्टैंड फॉर अधोसंरचना, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास के लिए सड़क, सिंचाई, शहरी विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी का विकास करना। देन एन के बाद है के कुशल मानव संरचना, मीन्स शिक्षा कौशल से युवाओं को उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करना। ए स्टैंड फॉर अंत्योदय, अंत्योदय मीन्स समाज के अंतिम व्यक्ति तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाना। एल स्टैंड फॉर लावलीहुड, मीन्स कृषि, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमों को आधुनिक बनाना। एंड पी मीन्स पॉलिसी से परिणाम तक, मीन्स आउटकम्स बेस्ड इकोनॉमी। So this theme reflects the government commitment to broad-based development that integrates economic expansion with social equity, promotes regional balances, and empowers marginalized groups. The budget total outlay is rupees 1.72 lakhs crore. Fiscal snapshots and economic parameters, budget size and economic growth assumptions. टोटल बजट जो हमारा छत्तीसगढ़ का टोटल बजट है वो 1,72,000 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 7,09,553 करोड़ का। एक्सपेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 12.4% ओवर द लास्ट ईयर्स एस्टिमेट्स है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 1,45,000 करोड़ रुपीस। फिस्कल डेफिसिट जो है 20,400 करोड़ रुपीस है। एंड रेवेन्यू डेफिसिट रुपीस 2,000 करोड़। इसमें जो एक्सपेंडिचर का कंपोजिशन जो किया गया है तो उसमें सोशल सेक्टर को 40% ऑफ टोटल आउटले दिया गया है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए 36% जो है, जो कि फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट ग्रोथ के लिए है। उसके बाद जो रिमेनिंग है 24% वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया गया है। मेजर जो थीम्स और पिलर्स है इस बजट का, उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट पर है। मीन्स द बजट इज सोशल सेक्टर स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये किया गया कि अपलिफ्ट वीमेन, चिल्ड्रन, marginalized communities, government employees while
expanding access to quality health and education. Women empowerment and social security, ये दूसरा थीम है, इम्पोर्टेंट थीम, जिसमें कि रानी दुर्गावती योजना है। उसमें गर्ल्स को 1.5 लैक्स जो है वो 18 इयर्स की एज के बाद मिलेगा। एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस एग्जम्पशन, ये दूसरी पॉलिसी है। 50% एग्जम्पशन ऑन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस फॉर वीमेन। एंड मुख्यमंत्री लखपति दीदी परिक्रमा योजना है, उसमें 250 लखपति सदन्स जो है वो बनाए गए हैं। और हॉस्टल फॉर ओबीसी गर्ल्स, तो 200 सीट्स हॉस्टल्स जो है उसके लिए प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर एंड हेल्थ सपोर्ट, तो कैशलेस मेडिकल स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज and innovative healthcare facility allowing employees to receive treatment at hospitals without paying up front, supported rupees 100 crore allocation and exempted healthcare access under Ayushman Bharat Yojana. Then healthcare infrastructure and public health. The budget lays special emphasis on healthcare expansion across both urban and rural region. Plans includes new super specialty hospitals in Jagdalpur. Then next is medical colleges and medical city in Dantewada. Creation of district and maternal child health units across multiple districts, nursing colleges and community health centers. उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना। तो कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपीस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। देन इरिगेशन एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंद्रावती रिवर बैरेज प्रोजेक्ट जिसमें 2024 करोड़ रुपीस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा सपोर्ट टू मार्जिनल फार्मर्स, इसमें 600 करोड़ सपोर्ट फॉर लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज के लिए प्रोविजन किया गया है। एजुकेशन सेक्टर एंड प्रायोरिटीज में स्कूल एजुकेशन जो है जिसमें 22,380 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा एजुकेशन सिटीज, वैसे भी हमें मालूम है कि हमारे वित्त मंत्री जी का दंतेवाड़ा में गीदम में काफ़ी अच्छा काम रहा है, तो उन्होंने बस्तर में ही स्पेशली एजुकेशन सेक्टर डेवलप करने के लिए 22,380 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया, जिसमें मेनली अबूझमाड़ जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी वर्क होने का है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस दिया गया है रोड्स एंड कनेक्टिविटी के लिए, जहां अराउंड रुपीस 9,450 करोड़ रुपीस का एलोकेशन जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए किया गया है। और इनिशिएटिव जो है जैसे मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना जो है, जिसका एम है हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने का और मल्टी लेन रोड्स बनाने का, उसका मेन ऑब्जेक्ट है। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपीस जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड किया गया है एंड 2,150 करोड़ रुपीस जो है अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ स्मॉल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्हांसमेंट के लिए भी काफ़ी प्रोविज़न किया गया है, स्पेशली बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए है। रीजनल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में बस्तर एंड सरगुजा जिले पर मेनली फोकस किया गया है। मीन्स जो इंटीग्रेशन एंड फॉर्मली कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड ट्राइबल जो रीजन है, जिसमें बस्तर और सरगुजा सबसे मेन है, तो उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ना जो है ये हमारे वित्त मंत्री का मेन उद्देश्य है। उसके अलावा जो है बियॉन्ड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस प्रोग्राम, expanded education infrastructure, livelihood supports, tourism
and cultural initiative, youth engagement program, then कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जैसा सिनेरियो चल रहा है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है, और स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे रहते हैं, तो इसलिए बस्तर एंड सरगुजा के लिए ओलंपिक्स का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें ना 10 करोड़ ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो फोकस किया जाने वाला है, और सपोर्ट फॉर कल्चरल फेस्टिवल्स लाइक बस्तर पेंडम जो है उससे कल्चरल जो आइडेंटिटी और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान किया गया है। लोकल लाइवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी फोकस किया गया है। पॉलिसीज जैसा कि छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी है, जिसमें लोकल टूरिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए प्लान किया गया है। विलेज कनेक्टिविटी इनिशिएटिव लाइक मुख्यमंत्री बस सेवा योजना है, जिसमें बस की सबसे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोग्राम को भी काफ़ी बढ़ावा देने के लिए प्लान किया गया है, तो जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें 250 करोड़ रुपीस जो है 250 करोड़ रुपीस का प्लान है, जिसमें 23 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बनाने का प्रोग्राम है। सेक्टर मिशन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर एआई मिशन प्रोग्राम है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्लानिंग की गई है। टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन टू प्रमोट टूरिज्म, देन स्पोर्ट्स एक्सीलेंस मिशन, तो ये स्पेशली एथलेटिक्स वगैरह के डेवलपमेंट्स के लिए किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप मिशन है टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। देन उसके अलावा भी बहुत सारे 100 करोड़ रुपीस का 5 इयर्स प्लान है, जिसमें NIPUN मिशन जो है जिसमें स्किल बिल्डिंग के लिए मेन फोकस किया जाना है। टूरिज्म के लिए तो ₹5 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है, जिसमें मेन पार्ट जो है सरगुजा जिले के सरगुजा में बेसिकली टूरिज्म का एक अच्छा प्लान डेवलप करने का है। रिसोर्स प्रोटेक्शन एंड ग्रीन बजट, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्रीन बजट की योजना है, जिसमें 14,300 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होना है, जिसका मेन उद्देश्य जो होगा प्रमोटिंग सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सपोर्टिंग इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट conservation, allocating funds of sustainable development for rural and urban areas। उसी तरह से सेक्टर वाइज जो एलोकेशन हुआ है, तो सेक्टर वाइज एलोकेशन में स्कूल एजुकेशन के लिए 22,380 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 16,560 करोड़ रुपीस का, एग्रीकल्चर के लिए 13,507 करोड़ रुपीस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 8,050 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। साथ साथ एनर्जी, रूरल हाउसिंग एंड अदर सपोर्ट योजना के लिए भी बहुत सारे एलोकेशन हैं। उसके अलावा हमारी जो मेन स्ट्रैटेजी और जो विज़न है, इस बजट का जो मेन स्ट्रैटेजी, इम्पैक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म विज़न जो है, उसमें सबसे पहली चीज़ है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ एरियाज जो है, जैसे रायपुर रीजन है, बिलासपुर रीजन या राजनांदगांव रीजन है, वो तो डेवलप है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं लाइक बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सुकमा, सरगुजा, जशपुर, ये सब जिले जो है वो काफ़ी बैकवर्ड है। तो मेन जो फोकस किया गया है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ पर मेन फोकस किया गया है। उसके साथ साथ इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस बजट में फोकस किया गया है। साथ साथ स्किल इन्हांसमेंट एंड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ग्रोथ इनेबल, इस तरह से काफ़ी चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया है। तो मेन जो
कंक्लूजन है छत्तीसगढ़ बजट 26-27 का। अगर बोला जाए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का एक रोड मैप है जिसमें सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर रेडीनेस के लिए काफी फोकस किया गया है। तो 26-27 budget is not merely a fiscal document, it is a policy blueprint that maps out a development transformation for the people of Chhattisgarh. Thank you so much for giving me opportunity. Thank you sir, thank you. थैंक यू मैम, जो आपने इतना विस्तृत हमें एक एक चीज बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने छत्तीसगढ़ के बजट की सूक्ष्मता से अध्ययन करके यहाँ हम सब लोगों को गौरवान्वित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं प्रोग्राम में धन्यवाद सर। डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी। ओम प्रकाश सर जी, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही है सर। ओके सर। मैं सर डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, जैसा कि आपने बताया, हेड ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। मैं थैंक यू आभा शुक्ला मैडम को और कल्पना गुहा मैडम को देना चाहूंगा, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में जो इंट्रोडक्टरी जितना मैटर है उनको सब समाहित किया है उन्होंने अपनी बातों में। वास्तव में जो छत्तीसगढ़ का बजट कल आया है, और इसके पहले मैंने देखा कि संडे को यहाँ पर पीएससी का भी पेपर हुआ है सर, तो उसमें इकोनॉमिक्स के जो मतलब आंकड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें समाहित किया गया था और पूरा इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड था। जैसा कि आभा मैडम बतला रही थी कि इस बार के छत्तीसगढ़ का बजट जो है उसमें मुख्य रूप से संकल्प, मैडम ने ऑलरेडी बता दिया कि संकल्प नाम से इसको क्या है वित्त मंत्री चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। ये बजट जो हमारे छत्तीसगढ़ का है इस बार का 1.72 लाख करोड़ रुपए का इस बार प्रस्तुत किया गया, जो पिछले बार की तुलना में 4.18% ज्यादा है। सभी इशू को मैडम ने धीरे धीरे कवर किया आभा मैडम ने, इसलिए रिपीटेशन मैं चाहता हूं कि ना किया जाए, और कल्पना में ऑलरेडी बतला चुकी है बहुत सारी बात। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे फोकस यहाँ पर आप देखेंगे इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ में देखा जाए, दैनिक भास्कर का जो न्यूज है उसमें बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि जो चाणक्य और चंद्रगुप्त के संवाद से हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है इस बार, कि जिस प्रकार हम मानते हैं कि पूरे विश्व में अगर कहा जाए कि पहले अर्थशास्त्री के रूप में चाणक्य को यदि मान लिया जाए या सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में इसको माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर बतलाया है कि जो संकल्प नाम से हमने प्रसारित किया है इस बजट को, वास्तव में जो देश का बजट आया हुआ था भारत सरकार का, उसमें भी हमने देखा कि काफी कुछ जो हम 2047 विकसित भारत का की जो संकल्पना है उसको लेकर के जो चल रहे हैं, बस उसी थीम को लेकर के छत्तीसगढ़ स्टेट जो है, जो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है विष्णुदेव साय की, उसने भी ये कहा कि संकल्प को मंजिल तो तभी मिलेगी जब कदम से कदम मिलेंगे। तो इस प्रकार का एनालिसिस इसमें हम देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो एनालिसिस किया जा रहा है इस बार का 26-27 के बजट में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में अगर आर्थिक विकास की रीढ़ को या बैकबोन अपन माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और इस बार के बजट में सबसे अधिक फोकस उस पर किया गया। तो मैं केवल एक फील्ड को लेकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि हम जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को 3 भाग में हम विभाजित करते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। जैसा कि सभी मैप और भौगोलिक स्टडी को देखते हैं और समझते हैं कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है या मैदानी छत्तीसगढ़ है, यहाँ सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, जबकि जो मैदानी के अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हम उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सरगुजा की बात करते हैं, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जब बात करेंगे, दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है, यद्यपि आप देखेंगे कि आदरणीय मतलब माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे
यहाँ नक्सलवाद को सफाया करने के लिए 31 मार्च 2026 का जो टारगेट लिया है, और अंततः देख रहे हैं कि बिल्कुल वो क्लीन होता जा रहा है पूरा बस्तर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि ऑलरेडी सरगुजा धीरे धीरे डेवलप हो ही रहा है। रही बात बस्तर की, तो उसके लिए बड़ा अच्छा इस बार फोकस किया गया, क्योंकि क्या है, देखिए सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली, परिवहन और आदि जितने भी जैसे हवाई अड्डे हैं आदि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो विकासशील राज्य, हम भारत को कह सकते हैं कि विकासशील राज्य से हम विकसित की ओर जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को कहा जाता है कि विकसित राज्य के रूप में ये लगभग चिन्हांकित हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में तो छत्तीसगढ़ काफी बढ़ता हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट 26-27 का आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि आधारभूत जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सबसे अधिक सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, और जिससे राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ने, उसके निवेश को आकर्षित करने और हमारी जो जनता है उसके जीवन स्तर को सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले जो सड़क और परिवहन है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात इस बजट में पूरा की गई है। इसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का बजट, मैं डेटा एनालिसिस न करके केवल इसकी केंद्र की बात बताना चाहूंगा, क्योंकि डेटा तो आभा मैडम ने बहुत कुछ बताया और कल्पना मैम ने भी बताया है कि छत्तीसगढ़ बजट में लोक निर्माण विभाग जो है PWD के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ पुरानी जो सड़कें हैं उसमें सुधार और पुलों के निर्माण की बात करने के बाद देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नेटवर्क है सड़कों का, वो काफी तेजी से, द्रुत गति से बढ़ रहा है, और इस वर्ष भी यही बजट में रखा गया है कि इसको तेजी से बढ़ाना है ताकि ग्राम और शहर को हम आसानी से जोड़ सकें। और जो हम स्टेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके लिए औद्योगिक क्षेत्र है, वहां तक बेहतर हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वहां प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे साउथ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर जो ट्राइबल बेल्ट इसको कहा जाता है, स्पेशली ये दोनों ही बेल्ट जो है वो ट्राइबल एरिया को बिलोंग करते हैं, तो उसको हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ये इस बार के बजट का मेन थीम रहा है सर। और इसका सबसे मेन क्या प्रभाव पड़ रहा है कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में इसकी वृद्धि होगी, और जो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं कि न केवल हम छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ साथ विदेश के लोग भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन FDI कर रहे हैं। रोजगार के सृजन में वृद्धि इसीलिए काफी तेजी से हो रहा है क्योंकि मोदी जी ने भी अपने बजट में मतलब प्रस्तुत देखेंगे हम केंद्र सरकार में, उसने किया है कि बजट में हम सीधा रोजगार न दे करके MSME के माध्यम से ऐसा चाहते हैं कि लोग रोजगार देने वाले बने, सृजनकर्ता बने, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार मिले, ये टारगेट रखा गया है। न कि हम इसके लिए पीछे पड़े कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले और वही एकमात्र जॉब का या रोजगार का माध्यम रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो है सिंचाई और जल संसाधन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग के लिए पर्याप्त मात्रा में इस बार का फाइनेंस को रखा हुआ है, बजट दिया हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है सर वो है कि सिंचाई परियोजना का निर्माण करना और जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं इरिगेशन की उसको विस्तार करना है। सिंचाई का इससे विस्तार होगा। कृषि उत्पादन काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम ऑलरेडी सरप्लस बिजली वाले के साथ साथ बिजली हमारे यहाँ हो ही रही है, इसके साथ प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। किसानों की आय की जो 2 गुना की बात की जा रही है, एक्चुअल में इसको वर्बली कहा जाए कि भारत में कैसा चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए लगातार किसानों की आय बढ़ी है, उत्पादकता में किसानों की काफी वृद्धि हुई है और कृषि जो जोखिम जो रिस्क है और MSP आने के बाद वास्तव में जो उनमें स्वावलंबन आया है और फ्यूचर को लेकर के अब उनके मन में कोई भी दुविधा नहीं रहती है। ग्रामीण विकास काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ जो तीसरा मेन थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो है शहरी अवसंरचना का विकास, जिसमें हम शहरी सड़कों के विकास की बात करते हैं, शहर में जल आपूर्ति की सुधार की बात कर रहे हैं और जो सीवरेज सिस्टम है, यद्यपि हम देखते हैं कि जो मेगा सिटीज जो हमारे यहाँ की हैं, जो मेन शहर है, वहां तो जगह जगह खुदा हुआ है करके लोग कहते हैं एक्चुअली, लेकिन उसका जो दूरगामी परिणाम आएगा वो इतना अच्छा होना है छत्तीसगढ़ में कि हम जिस शहर की कल्पना कर रहे हैं कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के भी जो शहर है वो काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। शहरी जीवन में स्तर में लगातार सुधार हो रहा है और बजट में भी इसी बात को फोकस किया गया है। शहरीकरण आप देखेंगे कि जो पिरामिडल आया हुआ था मैंने PURA,
प्रिवेंशन ऑफ अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। तो इससे क्या है, आज गांव भी शहर की ओर उन्मुख हो रहे हैं और पूरे गांव में शहरीकरण या एआई टूल्स का जो समिट हुआ है, अभी आप देखेंगे कि एआई आज गांव के लोगों में इतना आ गया है कि न केवल टीचर बल्कि विद्यार्थी हैं वो भी एआई के माध्यम से गांव का विकास कर रहे हैं। इसके बाद जो चौथा इम्पैक्ट है इसमें फैक्टर है वो है ऊर्जा अवसंरचना का विकास छत्तीसगढ़ राज्य में। इसमें इस बार के बजट में आप देखेंगे कि लिया हुआ है कि नए विद्युत जो उपकेंद्र हैं इसकी स्थापना करने की बात की गई है। विद्युत उपकरण प्रणाली है इसमें सुधार, इसके साथ साथ सोलर एनर्जी की जब बात करते हैं इसमें भी इस परियोजना का विकास के बारे में इस बार मैंने बतलाया गया है। पांचवा जो पॉइंट है वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हमको कैसे करना है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहतर अवसंरचना से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी बढ़ेंगी इस बार। और पलायन की बात मैडम कर रही थी बीच में, हालांकि उन्होंने मेंटल माइग्रेशन की बात की थी कि जो, हालांकि इसके पहले के वक्ता ने बतलाया है इस बात को कि पलायन हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल ज्यादा होता है, तो उसकी कमी होगी यदि हम इस प्रकार जो बजट पे हम जो टारगेट कर रहे हैं। फिर हवाई अड्डा और परिवहन को भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में काफी इस बार के बजट में फोकस किया गया है कि हवाई अड्डों के विकास से पर्यटन में हमारे यहाँ जो टूरिज्म की बात की जा रही है आजकल, केवल जो टूरिज्म है, जो मेन टूरिज्म के स्थान पे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो रूरल टूरिज्म की बात करता है, ग्रामीण पर्यटन की बात कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो पर्यटन है जिनको बहुत ज्यादा भी फोकस नहीं हुआ है। तो पूरे बजट में इस बार छाया हुआ था कि जो 5 हमारे यहाँ दाई हैं, स्पेशली जिनको अपन कह सकते हैं मातृस्थल है, इनको जोड़ करके एक बड़ा सा माने चैनल बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सड़क, बिजली और जल सुविधा का विकास हो जाने के कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी तेजी से वृद्धि होगी। और इस प्रकार हम देखेंगे कि फाइनल कंक्लूजन के रूप में यदि देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो समग्र प्रभाव छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होना है वो न केवल माने इकोनॉमिक जो स्टेट की जो जीडीपी है, जीएसडीपी, उसमें वृद्धि कर रहा है, निवेश में वृद्धि इसमें काफी होगी क्योंकि इसमें न केवल इंटरनल अपन नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं बल्कि एफडीआई के बढ़ने से छत्तीसगढ़ राज्य का विकास काफी तेजी से होना है। रोजगार सृजन के बारे में यदि कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में इस बार के बजट से ऐसा है कि एमएसएमई की जब बात की गई थी नेशनल बजट में, तो अब छत्तीसगढ़ भी उसी को फोकस करके विकसित भारत के साथ साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो बजट 26-27 था वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, जिसमें सड़क, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास और औद्योगिक संरचना में निवेश से राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी ऐसा लगता है। और यह निवेश न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है बल्कि एम्प्लॉयमेंट में माने सृजन होगा और निवेश जो है न केवल देश का बल्कि विदेश का भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए लॉन्ग रन के लिए यदि देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक सोशल स्टेटस है, सोशल प्रोग्रेस अब मेन बेस बनने जा रहा है सर। और बस इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझको अवसर दिया ताकि मैं छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में कुछ बता सकूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद राकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपका अमूल्य समय देकर छत्तीसगढ़ के संबंध में जानकारी, बजट के संबंध में जानकारी दी। अब मैं डॉक्टर विनोद सेन जी को आमंत्रित करता हूं जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, डॉक्टर विनोद सेन जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। बजट में मुझे जो अपनी बात कहनी थी वो मैंने कल कह दी गई थी। मैंने कल्पना मैडम को सुना, आभा मैडम जी को सुना, राकेश सर को सुना, इससे पहले मैं विश्वकर्मा सर को भी सुन रहा था। देखिए बजट जो है एक डॉक्यूमेंट है जो कि सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। हम जब अपने घर का बजट बनाते हैं तो पहले हम अपनी इनकम को देखते हैं, फिर हम अपने हिसाब से एक्सपेंडिचर करते हैं। जब सरकार अपना बजट बनाती है तो पहले वो क्या करती है कि अपने एक्सपेंडिचर्स देखती है, एक्सपेंडिचर देखने के बाद फिर वो क्या करती है कि अपने
आय के स्रोतों को खोजती है। और सब सरकार जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सभी अपना एक बजट लेकर के चलते हैं। और जो बजट है एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो किस क्षेत्र में कितना व्यय करेंगे और सरकार की प्राथमिकताएं क्या रहेगी। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बजट की बात करें, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के बजट को ज्यादा फॉलो नहीं किया हूं, मैंने मध्य प्रदेश के बजट जो भी हाल ही में आया था उसको देखा है। तो जो बजट जो है मध्य प्रदेश का, वो बजट जो है वो किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है और स्वास्थ्य के लिए है। इन 3 चीजों पे उन्होंने काफी जोर दिया है। और 43 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो दिया गया है वो महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, महिलाओं से के लिए जो नीतियां हैं या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए। तो उसमें जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम जो है वो लाडली बहना योजना है। तो लाडली बहना योजना के लिए ही काफी कुछ ज्यादा दिया गया। दूसरा जो है किसान, जो हमारा अन्नदाता है, और जो अन्नदाता के लिए जो प्रोविजन किया गया है वो है। और इसके बाद जो आती है स्वास्थ्य में बोला गया है कि इसमें हम आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल है और जो उसमें मेडिसिन है, उनकी आपूर्ति की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास के ऊपर, तो इसमें देखें कि 15,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि 15,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और इसके साथ साथ जो है कि जो कॉलेजों का उन्नयन किया जाएगा, कि ऐसे कॉलेज है कि जो काफी पुराने हो गए हैं, जो उनके रेनोवेशंस किए जाएंगे, और कॉलेजेस में जो लैब्स वगैरह हैं उनके भी स्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे। अब इसी में अगर एक नई चीज देखें कि जो स्कूलों में जो मेधावी छात्र होते हैं, मेधावी छात्र जो कि 85% से ज्यादा मार्क्स लाते हो, उन 85% जो से ज्यादा मार्क्स आ रहा है उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए, एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट करने के लिए ये बोला गया है कि 94,000 लैपटॉप जो है मेधावी छात्रों के लिए सरकार वितरित करेगी। इसके अलावा जो स्कूल शिक्षा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो होता है कि आवास के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि आवास के साथ साथ उनका भोजन की व्यवस्था करना है, एक अफोर्डेबल हाउसिंग जो विद्यार्थियों के लिए देना है, ताकि जो एक दूर दराज के बच्चे हैं जो डेली 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं, वो आवास में रह करके उनको रहने और खाने की व्यवस्था दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो है कि साइकिल वितरण के लिए भी 984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि काफी देखा गया कि बिकॉज जो डिस्टेंस के कारण जो है कि बच्चे जो है स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसी में अगर हम देखें कि जो एजुकेशन के लिए और जो प्रावधान किए गए हैं, कि जो हायर एजुकेशन के लिए अगर देखें कि उसमें एक असल से प्रभाव नहीं किया गया है, पर इसी में एक और चीज है, जो महाकुंभ जो है, जो 2028 में जो महाकुंभ का आयोजन होना है, वहाँ 1385 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, एक बहुत अच्छा है, जो कि उज्जैन शहर का उन्नयन करेगा, उज्जैन शहर की सड़कों को चौड़ा करेगा, वहाँ के जो यात्री आएंगे, जो तीर्थस्थल आएंगे, तो वहाँ पे उसका क्षिप्रा नदी की सफाई के लिए, वहाँ आश्रम व्यवस्था के लिए, वहाँ के यातायात के लिए, तो कुल मिला के जो हम बोले यात्री या तीर्थार्थी जो आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए गया है। तो इस बार की जो मेजर जो बजट गया है, एक हम बोला गया कि हम आईटी पार्क भी बनाएंगे। आईटी पार्क बनने से क्या होगा? आईटी पार्क बनने से जो है, अभी हम देख रहे हैं कि ये 4th रेवोल्यूशन चल रहा है, जो आईसीटी बोल रहे हैं, स्पेशली हम एआई के युग में आ गए हैं। तो एआई के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, एआई के जो है स्पेशली जो हमारे टीचर्स है, नॉट ओनली स्कूल टीचर पर जो हमारे प्रोफेसर्स के जो है, जो उनके लिए भी ट्रेनिंग की बात की गई है कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये सब किया जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि जो बजट का जो सबसे ज्यादा जो है मालवा रीजन को ही दिया गया है। तो इंदौर में उद्योग पार्क बनाए जाएंगे, उज्जैन के लिए जो 13,885 करोड़ का जो बजट दिया गया है ये है। इसमें अगर हम देखेंगे तो आधारभूत संरचना के लिए भी काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी कल बात कर चुका हूं। और ये जो 2 दिन का जो
बजट पे जो चर्चा किया गया है, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के माध्यम से डॉक्टर विश्वकर्मा जी का एक इनोवेटिव आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो हम 2001 में बाइफरकेट हुए हैं, पर स्टिल हमारे दोनों ही जो प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो लगभग एक जैसी हैं। तो क्यों ना एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जहां पे मध्य प्रदेश के भी अर्थशास्त्री आए और छत्तीसगढ़ के भी अर्थशास्त्री आए। दोनों ही अर्थशास्त्री अपने जो क्षेत्र की समस्याओं पर ना चर्चा करें, चर्चा के साथ साथ उनके वर्केबल सॉल्यूशन दें, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो काफी मायने रखते हैं। इसी की कड़ी में जो 2 दिवसीय जो बजट पर चर्चा की है, जनरली तो जो बजट होते हैं वो 2 घंटे के होते हैं कि 2 घंटे में बजट पर चर्चा कर दी, 2 स्पीकर बुलाए, पर जो देवेंद्र विश्वकर्मा जी इस बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लगभग 2 दर्जन स्पीकर्स इन 2 दिन में बोले और जो बोले ही हैं वो साथ साथ अपनी विचार रखी है। तो इस जो हमारी जो बजट की चर्चा हुई उसकी जो सबसे अच्छी बात निकल के क्या आई है, लोगों ने बजट को प्रेज नहीं किया है। इसमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आए हैं, सरकार की मंशा पे किए गए हैं, जो फ्री बीप्स हुए हैं उसके लिए दिया गया है, चाहे लाडली बहना योजना के ऊपर क्वेश्चन किए गए हैं, चाहे जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उस पर किसान किए गए हैं। तो एक जो बजट जो है, जो ब्लूप्रिंट आया है, इसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो बजट जो आते हैं उसमें वादे तो हम बहुत सारे कर देते हैं क्योंकि हमें बताना है कि हम नेक्स्ट साल में क्या करेंगे, परंतु जो इस बजट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हमने प्रावधान तो कर दिए, उन प्रावधानों को हमें, ये जो प्रोविजन हमने बनाए हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं, बजट का कितना पोर्शन जो है वो हमने खर्च कर पाया। जैसे फर्स्ट डे में अश्विनी महाजन जी से एक क्वेश्चन आया था कि जो बजट में जो है कि सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ये बोला जाता है कि चाहे कोठारी कमेटी हो चाहे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, दोनों ही बोल रही हैं कि 1968 से लेके 2020 तक, इसके बीच में भी बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी आई या डॉक्यूमेंट आए, उन्होंने सबने बोला है कि हमारे बजट का जो 6% है वो 6% किस पे खर्चा होना चाहिए, वो हमारे एजुकेशन पे होना चाहिए। अगर हम पिछले 8-10 साल का डेटा उठा के देखते हैं, जो केंद्रीय सरकार का जो बजट आता है उसमें हम देखते हैं कि जो बजट के ऊपर एलोकेशन दिया गया है वो 3 से लेके 3.5% ऑफ द जीडीपी दिया गया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं कि बजटरी एलोकेशन बड़ा हुआ दिखता है। जब हम उसको परसेंटाइल में देखते हैं तो हम देखते हैं नहीं, ये तो पिछले साल से इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी का कितना परसेंटेज दिया गया है उससे कम हो गया है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आया था कि हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, हमें वोकेशनल एजुकेशन देना है, हमें ट्रेनिंग्स कराने हैं, हमें लोगों को इंटर्नशिप कराना है, हमें उनको एक प्रोडक्ट ऐसा बना के भेजना है बच्चों को कि वो जाए यूजी करें और पीजी करें और उनको मार्केट में जॉब मिल जाए। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है। तो वो धन कहाँ से आएगा जब बजट कम हो जाएगा? तो एक हम सब लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं और सेक्टर्स की हम समझ रहे हैं कि कितनी खामियां हैं, कितने हमारे चैलेंजेस हैं और किस किस क्षेत्र में हमको वित्त की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को लेकर के अश्विनी महाजन साहब के साथ काफी डिस्कशन किया गया था। तो उसमें ये भी आया था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो अपने जो एलोकेटेड बजट है, जो यूजीसी को बजट होता है या जो आईसीएसआर का बजट होता है या जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बजट होता है, उसमें काफी पोर्शन जो है वो अनस्पेंड हो जाता है। जब आप पुराना बजट को स्पेंड नहीं कर पाए हैं तो आपको नया बजट उससे बढ़ के ज्यादा कैसे मिल जाएगा? एक तो इसमें कहा है कहीं ना कहीं हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो मशीनरी है, जो हमारा पॉलिटिकल विल पावर है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलती है। पर बजट आया है और देवेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, काफी एक्टिव हैं और हम सब की एज ए को कन्वेनर इससे के हमारी ये कोशिश रहेगी, विश्वकर्मा जी की कोशिश रहेगी कि जो इस वर्चुअल माध्यम से, आभासी पटल के माध्यम से जो भी हमारे अर्थशास्त्रियों ने विचार रखे हैं बजट के ऊपर, इसको पेपर के माध्यम से, इसको एक रिपोर्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाना, छत्तीसगढ़ तक सरकार तक पहुंचाना, इसका हम काम करेंगे। और लास्ट 2 दिन में चाहे वो प्रोफेसर अश्विनी महाजन हो, प्रोफेसर रेखा आचार्य मैडम हो, प्रोफेसर नीता तपन मैडम हो, आज जो है कि
कल्पना मैडम ने बोला है, आभा मैडम ने बोला है, और काफी देर तक तो आज जो अपने विचार प्रोफेसर देवेंद्र विश्वकर्मा जी ने भी दिए हैं, तो इन सब का हम आभार व्यक्त करते हैं। और डेफिनेटली ही इस जो क्रॉस क्वेश्चन हुए हैं, जो लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इससे सरकार को अवगत किया जाएगा, ताकि जो बजट में कमियां रह गई हैं या फिर ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिन पे थोड़ा और सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए था, उस तक ये जो अर्थशास्त्रियों की आवाज है, चाहे वो न्यूज पेपर रिपोर्टिंग के माध्यम से, और इसकी एक रिपोर्ट जो है, इस वेबिनार जो किया गया है बजट के, उसके माध्यम से सरकार को हम लोग अवगत कराने की कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नाउ इट्स ओवर टू प्रोफेसर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मध्य प्रदेश के बजट के बारे में बताया उसके लिए भी धन्यवाद, और आपने जो कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अर्थशास्त्री मिलकर एक रोड मैप तैयार करें, वो बहुत अच्छा सुझाव है आपका। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यदि किसी को चर्चा सत्र में कोई भी व्यक्ति अगर बोलना चाहे तो हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, इसमें कोई भी अपने सुझाव या देना चाहे तो उनको आमंत्रित करता हूँ। अगर किसी कोई का भी कोई क्रॉस पार्टिसिपेंट। क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हम अवेलेबल हैं, कल्पना मैडम हैं, और भी जो वक्ता हैं वो लोग अवेलेबल हैं। कोई भी आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसको हम लोग आप लोगों के एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रतिभागी, कोई भी पार्टिसिपेंट, दे हैव एनी query, they need any clarification, or if they want to give their own opinion about the budget, all are welcome. नमस्कार सर, मेरा सभी से एक प्रश्न था कि मैंने बजट को काफी ध्यान से देखा और मैंने ये पाया कि 2025 में राजकीय कोष घाटा जो जीडीपी का 4.8 रहा है, और जो बजट अनुमानों से बेहतर है। अगले साल इसे 4.4 करने का लक्ष्य रखा गया। सर ये कैसे होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, सभी सरकारों के सामने जो एक घाटे की वित्त व्यवस्था का एक प्रश्न है, जिसको हम बजट डेफिसिट बोलते हैं। पहले तो हमें समझना बजट डेफिसिट होता क्या है। जब हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है, जब वो हमारे खर्चे की पूर्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुछ वित्त के स्रोत हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। वो क्या हो सकते हैं, हम किसी से पैसा उधार लेंगे। वो पैसा हम कहाँ से उधार ले सकते हैं, विद इन हमारे स्टेट से भी ले सकते हैं, अदर स्टेट से भी ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। इवन अब तो जो राज्य सरकारें हैं वो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या किसी पर्टिकुलर कंट्री से है, या पर्टिकुलर स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भी वो बाहर से भी पैसा ले रहे हैं। अब देखिए, एक पुरानी कहावत है, आप ऋण लीजिए और घी पीजिए। तो जो सरकारें हैं जो अभी क्या कर रही हैं कि अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो उनके सबसे, जैसे हमने बोला कि एक लाडली बहना योजना है। अब लाडली बहना योजना से क्या हो रहा है कि सरकार के ऊपर क्या हो रहा है, एक वित्त का एक भार पड़ रहा है कि आपको एक बार नहीं देना है, हर महीने उनको चाहे 1500 रुपए हो, चाहे 1200 रुपए, आपके स्टेट की 50% पॉपुलेशन को आपको देना है। तो डेफिनेटली जब आपको मंथली बेसिस पे आपको पैसा देना है तो पैसा आएगा कहाँ से। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ये जो हमको क्या करना पड़ा है, घाटे का वित्त बनाना पड़ रहा है। हम घाटे का वित्त क्यों बनाते, घाटे का वित्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमको डेवलपमेंट करना होता है, जब हमें ज्यादा, देखिए डेवलपमेंट करना है, आधारभूत संरचना का विकास करना है, नए रोड बनाना है, नए हमको नहरें बनानी है, या फिर हमको बिजली का एक्सपेंशन करना है, या जन सेवाओं तक लोगों तक पहुंचाना है, तो हमको धन चाहिए। वो धन जो है वो कहाँ से आएगा, तो वो घाटे की वित्त व्यवस्था से आता है। पर हम ये बोलते हैं कि 2 से 3% तक घाटे की वित्त व्यवस्था वो हम बोलते हैं कि एक्सेप्टेबल है, इतना बनाना चाहिए, ताकि सरकार क्या करेगी कि आय के नए स्रोत खोजेगी। अब सरकार का आय का स्रोत होता क्या है, सरकार की आय का स्रोत क्या होता है, टैक्सेशन होता है। या तो केंद्र सरकार से उनको कुछ सब्सिडी मिलेगी जिसको हम अनुदान बोलते हैं, या वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या गिफ्ट टैक्स, या फिर किसी भी प्रकार के माध्यम से वो क्या करती है, कलेक्शन करती है।
तो अभी जो सरकारों को जो सर्वाधिक टैक्स जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से मिल रहा है। पर अभी जो लास्ट ईयर का जो डाटा आया था कि जो डायरेक्ट टैक्स जो है उसका जो पोर्शन है टोटल टैक्स कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है। तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि आप मिडिल क्लास से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, मिडिल क्लास की आप जेबें खाली कर रहे हैं। तो जो आपका जो प्रश्न है, जो घाटे की वित्त व्यवस्था करना कितना जायज है, तो मैंने जैसे बोला कि 2 से 3% तक आप कर रहे हैं तो वो ज्यादा वो नहीं है। पर जब आप बोल रहे हैं कि 4.8 कर से या 4.4 पे ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक खतरे की घंटी है। सरकार को कहीं ना कहीं अपने खर्चों को कम करना होगा और आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। अब खर्चे कहाँ से कम होंगे? खर्चे कम होने के लिए हो सकता है कि भाई अभी सरकार जो है आज की डेट में, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनको टेलीफोन में जो अलाउंसेस मिलते हैं उनको 15,000 रुपए मिल रहा है। जब आपको 500 रुपए में अनलिमिटेड जो 3 महीने के लिए पैसा मिल रहा है तो आपको 15,000 रुपए क्यों चाहिए? आप सरकार जो होती है कि एक बिल लाती है और जिसमें उनकी जो इंसेंटिव्स हैं, उनकी सैलरी है वो बड़ी हो जाती है। इवन जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कुछ जो है कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, सब्सिडीज ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप फार्मर को सब्सिडी दीजिए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सब्सिडी दीजिए। कभी कभी सब्सिडीज ऐसी होती है कि जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी सब्सिडीज दे दी जाती है। तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई जा रही है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। वो उनको अपने खर्चे कम करें, आय के साधन बढ़ाएं, ताकि एक जो राज्य है या जो हमारा केंद्र है, इनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी आर्थिक माली स्थिति है, वो एक कंट्रोल की स्थिति में रहे। और ऐसा ना हो कि हमारे जो जीडीपी का 50% जो है कि हमारे ऋण चुकाने में ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति ना आ पाए कि हमारा कुछ हमें ऋण चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़े। तो एक अलार्मिंग स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं जिसको सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी और की कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए? देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट के लिए कॉलेज को कितना करेगी? तो देखिए कॉलेज में क्या करते हैं, अगर वो कॉलेज 2 प्रकार के हैं, एक तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं या फिर जो कॉलेज होते हैं कि इंटायरली वो सेल्फ फाइनेंस में चलते हैं। सेल्फ फाइनेंस, जी सर। अब सेल्फ फाइनेंस में जो कॉलेज चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, मतलब वो दे आर रनिंग एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जी। अब जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, तो एक तो हम ये मान के चलते हैं जब सेल्फ फाइनेंस वर्ड आ जाता है, इट मीन्स कि उनकी फीस स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो अपने फीस से ही अपने खर्चे कर लेंगे। और सेल्फ फाइनेंस जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कुछ डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस होते हैं, तो वो एक डिपार्टमेंट में अगर एक प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंस का चलता है तो वो दूसरे जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। जब सरकार क्या है कि अभी ऑटोनॉमी, जो आप सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जी सर, जब आपको ऑटोनॉमी दे दी जाती है तो उसमें बोला जाता है कि आपको अपने खर्चे, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम की आपको खुद देखरेख करना है। अब ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशंस पे, इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करता है, कैसे वो अपना प्रपोजल रखता है और उसका क्या प्रपोजल है, उसके क्या आउटकम रहेंगे, उसके और फ्यूचर्स में उसके क्या आउटकम होंगे। तो इसके आधार पे वो सरकार से एक डिमांड कर सकते हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको डिजिटलाइजेशन के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए या फिर लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा चाहिए। अब वो सरकार के ऊपर है, सरकार कितनी सुनती है कितनी नहीं सुनती, इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, पर पॉसिबिलिटी जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सरकार से पैसा मिला या नहीं मिला। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना बजट बनाए, बजट लेके वो अपना जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर से या फिर उनके पास जाए और अपना फंड की बात करें। हो सकता है कि सरकार उसको कुछ पैसा दे दे, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको मिलेगा ही, क्योंकि जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑटोमेशन उनको मिल गया है, ठीक है, स्वायत्ता मिल गई है, तो बोलते हैं कि आप अपने फंड खुद जुटाइए। जी सर, थैंक यू सो मच। किसी और का प्रश्न है? विनोद सर,
वो हमारा जी जो कॉन्फ्रेंस है 29 जी मार्च को उज्जैन में जी जी मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में है। और जो हमारी उसकी थीम है युवा भारत विकसित भारत, तो जी मैक्सिमम जी हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे यूथ है। तो मेरा सभी यूथ से निवेदन है कि युवा भारत की क्या विकसित भारत में भूमिका हो सकती है, एक दूसरा मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, छत्तीसगढ़ के विकास में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, एआई में हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हो, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में हो। तो हमारी क्या भूमिका होगी, एक अपने शब्दों में ऐसे एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में या आर्टिकल के फॉर्म में भी आप लोग करिए तो अच्छा होगा। इसके बाकी डिटेल्स है हमारे कोऑर्डिनेटर वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो ऐसा एक निवेदन था जी विनोद जी। थैंक यू सर। जी सर, देखिए सर, हाँ ये तो सबसे अच्छा है कि आपका 11वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जो उसकी थीम जो है वह बहुत ही कंटेम्परेरी है। और इस जो आपका सेमिनार है इंटरनेशनल, उसका सबसे अच्छा है कि आपने पहला दिन जो लोग महाकाल की नगरी में आकर के महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करें और वो क्या करें, फिजिकल मोड में आकर के प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो किसी कारण बस फिजिकल मोड में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं उनके लिए 30 तारीख को वर्चुअल मोड में, जैसे हम अभी आप मंच पे मिलेंगे वर्चुअल मोड में, तो वो भी पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थीम अच्छी है, एक तो विकसित भारत है और यूथ है, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसकी हर उसमें क्या 10 कम से कम सब थीम हो सकती है। विकसित भारत में आप यूथ के साथ साथ देखें तो IKS का क्या है, विकसित भारत में आप एग्री क्या है, भारत की इंडस्ट्रीज का क्या है, विकसित भारत में एक व्यवसायी का एंटरप्रेन्योरशिप का क्या हो सकता है, विकसित भारत में एक स्टूडेंट क्या भूमिका निभा सकता है, विकसित भारत में एक टीचर्स का क्या योगदान होगा, विकसित भारत में पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्रीज या पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस या पर्टिकुलर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हो सकता है, चाहे आपका फॉर्मल सेक्टर हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो या कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है। या फिर विकसित भारत में जो है आपका जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, NEP की बात चल रही है, तो ये सब चीजें आ सकती है। तो एक बहुत अच्छा अवसर है, जो हमारे यंग अर्थशास्त्री यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो आए, एक तो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें, साथ ही साथ अभी 2028 महाकुंभ है तो आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो आप अभी भी चाहें तो महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात है, महाकाल कॉरिडोर है जो कि करोड़ों रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। आप उसको घूमेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी जगा दूं, आप लोग आइए, आप सबका स्वागत है। और महाकाल की नगरी में आप अपना पेपर वाचन करें, आप अपना डिस्कशन करें, अकेडमी ठीक करें और साथ साथ महाकाल जी का आप आशीर्वाद भी लें। सॉरी सर, 29 मार्च को है। मतलब हेलो जी जी हाँ सॉरी सर, मैं शिखा जैन हूँ सर। जैसे जी अगर नहीं आ पाई तो ऑनलाइन पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? जी, आप बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। 30 तारीख को ऑनलाइन होगा, 29 को पूरा ठीक है ऑफलाइन है ठीक है। और 30 तारीख को पूरा हाँ ऑनलाइन सेशन है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर। ठीक ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सर वो अब आप कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा डिटेल और ब्राउजर रहेगा तो थोड़ा व्हाट्सएप पे सेंड किया तो अच्छा होगा सर, थोड़ा जी सर, डिटेल्स। हम जी जी व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आपको 11th नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार जो कि उज्जैन में आयोजित है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों के में दी जाएगी। और इसमें भी अभी ब्रोशर अभी हमारे द्वारा दिखाया गया था अभी, और इसके मैसेज बॉक्स में भी डाला जाएगा अभी, इसलिए हाँ आप ठीक है। जी 29 को ये रहेगा अपना ऑफलाइन मोड में, आप उज्जैन में आके ज्वाइन कर सकते हैं, या समय अगर आपके पास नहीं है तो आप 30 को ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। इसकी थीम बहुत अच्छी है, विकसित भारत है, यूथ भारत है, इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, और जो कि इकोनॉमिक एसोसिएशन के द्वारा है, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियरी है। अब मैं कार्यक्रम के समापन में आज के जो हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर कल्पना गुहा
उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से निकालकर छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के बजट की बारीकियां बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा प्रेरक व्यक्ति, जो हमेशा लगे रहते हैं दिन रात, कभी छत्तीसगढ़ बजट पर, कभी मध्य प्रदेश बजट पर, कभी इंडियन बजट पर, जो बार बार किसी न्यूज चैनल, डिबेट्स, सभी जगह पर रहते हैं, और जो इकोनॉमिक्स के जानकार है, अंबेडकर चेयर पर हैं वो सागर यूनिवर्सिटी में। इस तरह से बहुत सारे काम किए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे डॉक्टर आभा शुक्ला मैडम, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। इक्फाई यूनिवर्सिटी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे को इतना वैल्यूएबल समय निकाल कर इसमें सभी शोधार्थियों को जानकारी दी, छत्तीसगढ़ बजट की मुख्य चीजें बताई, उनका धन्यवाद। उसके पश्चात डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात डॉक्टर विनोद सेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट के बारे में बताया। उसके पश्चात जो जिज्ञासा पार्टिसिपेंट की जो जिज्ञासा समाधान किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपनी ऑनलाइन टीम से लेके पूरा कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब हमको इजाजत दीजिए। सर प्रणाम नमस्कार सर, मैडम। बहुत बढ़िया रहा सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया आपने पेपर दिया सर। थैंक यू। देवेंद्र सर, देवेंद्र विश्वकर्मा सर। जी जी सर डॉक्टर आपकी साहब। इजाजत है तो मीटिंग को क्लोज किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सबने अपना अच्छा समय आपने दिया है, और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को ये मैसेज गया है, और वो मैसेज नीचे तक ले जाएंगे। इसलिए पुनः मेरी ओर से भी आप सबका धन्यवाद, मैडम का धन्यवाद, अभय जी का धन्यवाद। आप सब प्रणाम जुड़े सर। और शिक्षा की हमने चर्चा की, और इस शिक्षा की ज्योति को हम नीचे तक ले जा पा रहे हैं। इसके लिए हम सबको ईश्वर शक्ति दे। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पुनः आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय जो भारत। पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जिनके बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, 100 के आसपास लोग जुड़े हुए थे, बीच में मैंने जुड़ा था, उन सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके सर्टिफिकेट हम 1-2 दिन में भेज देंगे। और आप सबसे निवेदन है, जो फीडबैक भरेंगे उसमें नाम वगैरह आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार करेक्शन में समस्या आती है, तो एक बार नाम वगैरह आप डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा, आप सबसे निवेदन है। ओके, थैंक यू सर। अभी मैसेज बॉक्स में हमने फीडबैक फॉर्म शेयर किया है, आप सभी उसको फिल कर सकते हैं।